हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ओके, सो अगेन वेलकम आप सबको क्लास में ज्वाइन करने के लिए। आज हमारा फर्स्ट क्लास होगी यूके टैक्सेशन की। और मैं तब तक जब तक बाकी ज्वाइन नहीं कर ले, थोड़ा सा मैं आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ कि हम इस कोर्स में एक्चुअली करेंगे क्या। अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। अच्छा जी, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को एक बेसिक इंट्रो दोबारा दे देता हूँ। इस कोर्स में हमारा जो मेन फोकस होगा वो चार डिफरेंट सेगमेंट्स को देखेंगे हम, जिसमें हमारा ओके। सो हम बात कर रहे थे अपने कोर्स के हवाले से कि हम किन चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। पहला हमारा पर्सनल टैक्स पे रहेगा कि एक इंसान अगर यूके में रहता है और उसकी जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकती हैं, मोस्ट पॉसिबली या प्रोबेबली जो भी आप कह लो, कि आपको इन शॉर्ट अगर सादा अल्फाज में कहा जाए कि यूके में जो लोग रहते हैं वो किस तरह के काम करते हैं, उनकी किस तरह की सोर्स ऑफ इनकम्स होती हैं और उसके ऊपर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और या उस तरह का जो इंडिविजुअल है वो अपने टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट कर सकता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब पर्सनल टैक्सेस में अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो कुछ जॉब कर रहा हो तो उसको सैलरी मिलती है। जॉब के साथ अगर आपको कोई टैक्सेबल बेनिफिट्स मिल रहे हो, ठीक है, कोई घर गाड़ी वगैरह इस तरह की कोई चीज दी हुई हो, मेडिकल अलाउंस वगैरह इस तरह की चीजें, तो वो आपके टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं। तो वो भी आपके पार्ट ऑफ टैक्स रिटर्न बनते हैं, वो टैक्सेबल होते हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। फिर अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, आपने कोई घर किराए पे दी हो, आपकी जाती प्रॉपर्टी है, उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो भी आपका टैक्सेबल इनकम होती है, उसके ऊपर ऊपर भी टैक्स लगता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर इस तरह आप कोई बिजनेस करें, कोई कारोबार करें जो कि अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड से मुराद मेरी ये है कि वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी आपका टैक्सेबल इनकम है ऑब्वियसली, और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है। तो इन सब के बारे में हमने इसके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ हम देखेंगे। इन शॉर्ट, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोग क्लास में साथ रहें और जिस तरह मैं को आप सर करते रहें, एट द एंड ऑफ द सेशन एटलीस्ट इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल होगे कि आपको टैक्स रिटर्न बनाना भी आज आ चुकी होगी। यार, आपके पास अगर कोई एम्प्लॉयमेंट इनकम वाला है, कोई सोल ट्रेडर आता है, कोई पार्टनरशिप आती है, कोई मतलब रेंटल इनकम रिलेटेड आ जाती है, कोई डिविडेंड से शेयर वो आ जाते हैं, ट्रस्ट इनकम, इस तरह के जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो उस पे इंशाल्लाह आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको पता होगा कि भाई यार इस इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, और हमने अपने टैक्स रिटर्न में इसको कैसे शो कराना है, और हमने कैसे सबमिट करना है। अच्छा, पर्सनल टैक्स के बाद जाहिर बात है फिर हम कंपनीज की तरफ जाएंगे। अगर मैं आपको सीधे अल्फाज में बताऊं तो हम एक कंपनी के अकाउंट्स कहाँ से हम किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए हमारे क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वहां से लेके अकाउंट्स प्रिपेयर करके उसको हमने कंपनीज हाउस पर सबमिट करना सीखना है, और उसके बाद उन्हीं अकाउंट्स के बेसिस पे हमने कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने उसको भी सबमिट करना है। अब इस पूरे प्रोसेस के बीच में हमें जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, जो जो हमारे पास नॉन इश्यूज अब है वो आ सकते हैं, वो सारी चीजें जो है ना हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम वैट पे आते हैं। वैट में ये है जनरल सेल्स टैक्स, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है इस तरह यूके में वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट चूंकि अगर आप इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर कोई सोल ट्रेडर है तो उसके ऊपर भी अप्लाई होता है, अगर कोई कंपनी है उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो हम दोनों पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे कि अगर कोई बिजनेस या कोई कंपनी अगर वैट रजिस्टर्ड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वैट रजिस्टर क्यों होगी, उसकी रीजन क्या हो सकती है, कैसे होगी, ये भी देखेंगे। वैट रजिस्टर हो गई तो उसके बाद उसके ऑप्शन है, कोई वैट स्कीम वगैरह है इसके पास जिसमें इसको बेनिफिट हो सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम फ्रॉम स्क्रैच एक और डेटा से हम प्रॉपर वैट रिटर्न प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एक्सेल पे भी बनाएंगे, सॉफ्टवेयर पे भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह फ्रॉम स्टार्टिंग टू सबमिशन तक ईच एंड एवरीथिंग आप लोग देख पाएंगे। और जहाँ तक बात आती है हमारे कंपनी सेक्रेटरियल साइट्स पे, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हम किस तरह से करते हैं, कहाँ से करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। जितने भी हमारे एचएमआरसी के पास या कंपनीज हाउस के पास हमने रजिस्ट्रेशन करानी होती है, हम वो सारी देखेंगे, जिस तरह पेई हो गया, वैट हो गया, यूटीआर के लिए हो गया, या ऑथेंटिकेशन कोड वगैरह एक्सेस करना है, ये सारी चीजें हम करेंगे। और गेटवे अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, और गेटवे अकाउंट अंदर से हम देखेंगे भी कि अगर एक बंदे ने बैट प्ले रजिस्टर किया है तो उसके अंदर से गेटवे अकाउंट किस तरह से दिखता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है,
पेई, अगर किसी बंदे ने पेरोल के लिए खुद को रजिस्टर कराया हुआ है, मतलब कंपनी या एम्प्लॉयर ने, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। सेम गोज फॉर इंडिविजुअल, अगर उसने इनकम टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन की हुई, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। ओके, नाउ हम मूव करते हैं थोड़ा सा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक थोड़ा सा यूके टैक्सेशन का फ्लेवर देते हैं कि भाई यूके टैक्सेशन में टैक्स रेट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी। और आज हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। अच्छा सर, सर मैं अगर कहते अगर एक बंदा यूके में रह रहा है, तो जाहिर बात है रहने सहने के लिए उसको कोई ना कोई काम शाम करना पड़ रहा होगा। तो वो किस तरह के काम मतलब वो कर रहा होगा रो, रोजी रोटी कमाने के लिए? एम्प्लॉयमेंट कर रहा होगा, ऐसे ही जी। यस सर। जिब्रान भाई आपने बताना है, आपने बताना है, मैं सिर्फ आपको बताने जा अच्छा। रहा, आपने मुझे बताना है। अच्छा, मैंने बताना है। चले सर, वो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कर सकता जारी बात है, है। बिजनेस कर सकता है। जी, उसके अलावा जो है रेंटल इनकम उसको आ सकती बिजनेस है। कर सकता है, रेंटल इनकम आ सकती है। रेंटल इनकम आ सकती है। उसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में उसे कुछ ना कुछ आता हो। मतलब शेयर होल्डर, शेयर शेयर होल्डर होल्डर है। आप कह सकते हो, या अगर मैं इसको सिंपल, इसको अगर मैं सिंपल कह दूं, डिविडेंड इनकम कह दूं। जी, डिविडेंड इनकम। इसके अलावा शेयर इसके अला- और मेरा होल्डर को ख्याल है। डिविडेंड ही मिलता है ना? जी जी। उसके अलावा कोई यूके एड, कोई पेंशन वगैरह हो सकती है। अब मुझे आइडिया नहीं है वैसे, लेकिन कह सकते हैं कोई बिल्कुल, एड आ अगर वो सकती है। रिटायर्ड है तो उसको स्टेट पेंशन, स्टेट हम्म। पेंशन आ सकती है। अच्छा, अगर जी मैं जी। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूं, हम्म। तो मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज आपको लिख देता हूँ। हमारे पास आ जाती है एम्प्लॉयमेंट इनकम, आ जाती है जो मोस्ट कॉमन हम्म। लिखते हैं हमारे पास, तो ट्रेड इनकम आ जाती है। ठीक है, जो कि आप इसको बिजनेस भी कह सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, जो हम्म। बल्कि बिजनेस स्लैश इनकम भी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। यस एग्जैक्टली, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है आपकी, आपकी फॉरेन इनकम भी हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप इनकम भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट, हम्म। बिजनेस रेंटल, डिविडेंड, फॉरेन इनकम, पार्टनरशिप आपने कोई की होगी, अ, आपके कैपिटल गेन्स भी तो हो सकते हैं, अगर आपने कोई अपने कैपिटल एसेट्स बेचे हो। कैपिटल एसेट अगर मैं आपको एक शॉर्ट उसमें समझा सकूं, जैसे आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए, वो आपने बेच दिए, उसके ऊपर आपको गेन हुआ, या आपके पास किसी कंपनी या इस तरह कंपनी के साथ कोई ज्वेलरी आपके पास पड़ी हुई है, कोई पेंटिंग आपके पास पड़ी, कोई प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है, वो आपने बेच दी और उसके ऊपर आपको गेन हुआ, या आपने अपना सोल ट्रेड बिजनेस ही बेच दिया या उसका पार्ट ऑफ बिजनेस बेच दिया, तो ये आपके कैपिटल नेचर ऑफ गेन्स आ जाते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। फ्रीलांसिंग भी हो अच्छा, सकती है। अगर अभी हम, तो वो आपकी ज्यादातर इधर ही कवर हो जाती है। ठीक है, अभी जो फ्रीलांस इनकम होती है आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही कवर हो जाती है। मतलब जो बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है ना, ये एक बहुत क्या कहते हैं ना, जरा ब्रॉड टर्म है ना। अब इसमें हर वो कारोबार आ जाता है कि जो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो भी आप कारोबार हो, बेशक आपकी मोची की दुकान हो, चाहे आप नाई हो, चाहे आपकी गोश्त की दुकान हो, चाहे आपकी सब्जी की दुकान हो, चाहे आप कोई कंसल्टेंट हो, चाहे आप कोई आर्किटेक्ट हो, चाहे कोई अकाउंटेंट हो, चाहे आप कोई प्लम्बर, मैकेनिक वगैरह, यू फिर नेम जो इट, पाकिस्तान कुछ भी में हो, जो लेकिन बिजनेसेस हैं, जो पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं और जो सोर्स ऑफ इनकम है, वही यूके की भी है, यू मीन टू से? ऑब्वियसली, ओके सर। जाहिर बात उधर भी आप मेरे जैसे इंसान ही रह रहे होते हैं, जो आप खाने पीने के सही। लिए काम करते हो, वहां पे भी सारा कुछ यही चल रहा होता है। ओके सर। बेनिफिट अलाउंसेस सब कुछ इसी में ही आ जाएगा। इसमें वो लॉटरी और कैशबैक
कंपनसेशन, ये सब इसी में आ जाएगा। इसमें आपकी मेजोरिटी चीजें जो बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, इसमें आपकी मेजोरिटी बिजनेसेस कवर हो जाते हैं। लेकिन सर वहां पे मतलब शायद बिजनेसेस तो एग्रीकल्चरल इनकम ना हो, या है एज सेपरेट हेड? होगी तो वो भी, अब एग्रीकल्चर इनकम भी तो एक कारोबार ही है ना सर। आप फसलें उगाते हैं, आप उसको काटते हो जाके मंडी में बेच आते हैं, यानी तो वो तो एज एक सॉर्ट ऑफ सेपरेट हेड कारोबार ही में? आपको हो गया ना। नहीं नहीं, देखिए नेचर ऑफ इनकम को अपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। एग्रीकल्चर वैसे वेरी ऑनेस्ट, एग्रीकल्चर कैसा है आजकल, भी इस तरह सामने कोई आया नहीं है हमारे पास क्लाइंट, लेकिन आएगा भी तो भाई उसके लिए भी यही होगा कि वो भी एक सोर्टेड बिजनेस ही है और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, हम थोड़ा देख लेते हैं कि अगर एक बंदा है, उसकी यूके में डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्स है। फॉर एग्जांपल हम एक रफ एक कैलकुलेशन करते हैं कि यार उसको 25,000 पाउंड उसकी रेंटल एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई थी पूरे साल में, जैसे कि हाइपोथेटिकल फिगर्स। हम कहते हैं बिजनेस भी कर रहा था, 12,500 वहां से आ गए थे, फिर 8,500 उसकी एनुअल रेंटल इनकम आ गई थी, डिविडेंड इनकम आ गई थी। डिविडेंड इनकम कहते नहीं यार, हर एक चीज नहीं कर सकता, इंटरेस्ट भी छोड़ दो। फॉरेन इनकम कहते 15,000 पाउंड ये आ गई थी। पार्टनरशिप नहीं, बस एक बिजनेस कर रहे हैं एक टाइम पे। हमें जैसे एक रफ कैलकुलेशन लगा रहे हैं। अच्छा, अब एक बंदे ने एक पूरे साल में ये इनकम कमाई है। अब सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि HMRC टैक्स ईयर कहता किस चीज को। जिस तरह अगर मैं आपको पाकिस्तान की बात बताऊं, तो पाकिस्तान में जो हमारा टैक्स ईयर चलता है, वो चलता है, अल्लाह आपको भला करे, फ्रॉम जुलाई टू जून। ठीक है, जिस तरह भी हमारा जो करंट टैक्स ईयर चल रहा है, वो चल रहा है फ्रॉम जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक चल रहा होगा। या अभी जो रिसेंटली हमने टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल की है, वो हमने फाइल की फ्रॉम जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। इसी तरह यूके का जो टैक्स ईयर होता है, थोड़ा सा अनयूजुअल है, अनकन्वेंशनल टाइप डेट्स हैं, बट जो है वो है। अगर हम बात करते हैं, इसको आप टैक्स ईयर 2024 25 हम इसको कहेंगे। अच्छा, इसकी डेट्स हमारे पास क्या है सर? ये अल्लाह आपका भला करिए, हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम 6 अप्रैल 2024 टू 5 अप्रैल 2025। अब आप कहेंगे कि अप्रैल तो बहुत पहले गुजर चुका है आपका, ठीक है, लेकिन अभी आपका जो टैक्स ईयर है, मतलब ऑब्वियसली टैक्स ईयर तो आपका 25-26 स्टार्ट हो चुका है अप्रैल में ही, बट अभी उसका काम इस वजह से नहीं कि एक तो टैक्स ईयर एंड नहीं हो चुका है, और अभी उसमें भी टाइम बाकी है। तो अभी जो हमारे पास टैक्स ईयर राइट नाउ चल रही है, जिसका हमारे पास काम आ रहा है, या आपके पास जिस तरह के क्लाइंट्स आ सकते हैं, वो आपको 99% इस टैक्स ईयर से आएंगे। क्यों? क्योंकि एक इंसान जिसने 6 अप्रैल 2024 से लेकर 6 अप्रैल 24 से लेकर 5 अप्रैल 25 तक, इनमें से कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अगर उसने कमाई है, या इनके अलावा भी एज ए इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाई है, उसको अपने टैक्स रिटर्न में शो कराना है। और वो टैक्स रिटर्न जो है, उसकी जो डेडलाइन है हमारे पास, वो अल्लाह आपके भला करे है 31 जनवरी 2026। ठीक है, तो तकरीबन आपको 9-10 महीने आपके पास टाइम होता है टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए। तभी हम नवंबर एंड पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ्स ही हैं, और इसमें ही पीक पे काम होता है सारा इंडिविजुअल टैक्सेस का। कोविड में अलबत्ता इन्होंने 2 साल था कि 3 साल, 2 साल तो मुझे कंफर्म याद है, तीसरे साल दी थी, यानी इन्होंने एक मंथ की एक्सटेंशन दे देते थे 28 फरवरी 2020, मतलब जो भी होता है ना, एक महीने की एक्सटेंशन दे। बट HMRC के यहाँ एक्सटेंशन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये जो है वो है। ये तो सर जस्ट कोविड के टाइम में इन्होंने एक रिलैक्सेशन दी थी लोगों को, अदरवाइज 31 जनवरी 2026 फाइनल डेट। एक सेकंड भी इसके ऊपर हो गया ना, तो आपको सबसे पहले 100 पाउंड की पेनल्टी आएगी कि भाई साहब अपने टैक्स रिटर्न ना जमा कराई, ना उसके पैसे जमा कराए, ठीक है। तो 100 पाउंड तो सीधे सीधा आपके पास आ जाएंगे प्यार मोहब्बत से। सर एक्सटेंशन मांगने का कोई है कॉन्सेप्ट?
यार अगर आपने 10 महीने में नहीं कर दी इसके बाद कर, नहीं, मैं वैसे लॉ के एक हिसाब जनरल से बोलता बात। हूँ। एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? यार एक्सटेंशन बिल्कुल आप कर सकते हो, बट ये अब हम्म। इंडिविजुअल में सिनेरियो है कि डिपेंड करता है एचएमआरसी आपको देता है या नहीं। हाँ, कंपनीज में हम रेगुलर करते रहते हैं अकाउंट्स सबमिशन के लिए, उसमें हमें 3 महीने की एक्सटेंशन इजीली मिल जाती और सर, ये है। जो टैक्स ईयर है, ये वहां पे एक ही है, कोई स्पेशल टैक्स ईयर नहीं है जैसे पाकिस्तान में? ये टैक्स ईयर है, ये नहीं, ये टैक्स तो ईयर है ना आपने सर। बता और दिया, 6 ये अप्रैल नॉर्मल, अप्रैल यानी यही 2024 से। टैक्स ईयर, इसके अलावा कंपनीज कोई स्पेशल टैक्स ईयर नहीं कह सकती। जैसे नो इधर नो नो, शुगर इंडस्ट्री सितंबर में करती है, बैंकिंग नहीं इंडस्ट्री 31 दिसंबर को करती है क्लोज। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है। टैक्स ईयर जो है ना, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कंपनीज है, ठीक है, सबके लिए यही टैक्स ईयर है। हाँ, कंपनीज के लिए एक रिलैक्सेशन होती है, वो ये होती है कि कंपनीज ने टैक्स ईयर के मुताबिक टैक्स नहीं देना होता। उन्होंने क्या करना होता है, जब उनका ईयर एंड हो जाता है, अकाउंटिंग जो पीरियड जो उनको होता है, वो जब एंड हो जाता है उसके बाद 9 मंथ्स आपके पास होते हैं अपने अकाउंट्स फाइल करने के लिए और कॉर्पोरेशन हाँ, टैक्स के लिए। अच्छा, ठीक है, उनका अकाउंटिंग एक ईयर स्टैंडर्ड उन्होंने सेट, बात है। कंपनीज कंपनीज को ये प्रिविलेज दिए हुए कि वो टैक्स ईयर को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते हैं। और अकाउंटिंग जिनका ईयर एंड होता है अपना अकाउंटिंग ईयर, जैसे कंपनीज का जनवरी से दिसंबर टैक्स ईयर एंड है, सॉरी अकाउंटिंग पीरियड है उसका, तो उसने नेक्स्ट 30 सितंबर 2026 उसकी अकाउंट्स और कॉर्पोरेशन टैक्स की डेडलाइन है। विद इन 9 कैलेंडर हाँ, मंथ। अकाउंट्स विद इन 9 मंथ्स, हाँ, अकाउंट्स के लिए आपको 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है, बट बिफोर रीचिंग दैट 9 मंथ्स डेडलाइन, उस 9 मंथ से पहले आपको एक्सटेंशन अप्लाई करनी होती है। अगर वो डेट गुजर जाए फिर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती है, उससे पहले आपको ठीक, अप्लाई करके मिलती है और आपको 3 महीने की एक्सटेंशन मिलती है, मतलब 12 मंथ्स का आपके पास पीरियड आ जाता है। ठीक है। आज ठीक है, थैंक यू। अब हम फिलहाल यहाँ तक पहुंचे कि अगर एक इंडिविजुअल जो कि यूके में रहता है और उनकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो और वो इस पीरियड के दौरान फॉल करती है, तो उसने अपनी टैक्स रिटर्न बनानी है, और जिसकी डेडलाइन हमारे पास आ रही है 31 जनवरी 2026। अच्छा, अब हमने ये तो बना ली है, अब हमने ये देखना है कि एचएमआरसी में टैक्सेस लगते हैं किस तरह से। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पाकिस्तानी टैक्सेस नहीं आते हैं। हाँ, मुझे सैलरी टैक्सेस का पता है कि भाई क्या टैक्स रेट्स होते हैं, बाकी मुझे पाकिस्तानी टैक्स कुछ भी नहीं आता। लेकिन जितना मैंने सुना हुआ है कि अब एम्प्लॉयमेंट इनकम के टैक्स रेट्स डिफरेंट हैं। इमरान भाई प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। ओके, जितना मैंने सुना है, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, आप कह सकते हैं, कि एम्प्लॉयमेंट इनकम के जो टैक्स रेट्स हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम अ सोल ट्रेडर, ये मैंने सुना है, क्योंकि यस मैंने इट कभी इज। काम इस पे किया नहीं, तो जी हाँ। जी बिल्कुल बट ऐसे ही ईयू है। के जी जी। बट ईयू के में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, चाहे आपकी सोर्टेड इनकम है, चाहे आपकी इंटरेस्ट इनकम, चाहे आपकी डिविडेंड है, चाहे आपकी फॉरेन इनकम है, चाहे आपकी पार्टनरशिप, आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी टैक्स रेट सिमिलर है। अब आपको नजर आ रहा है, मैंने कैपिटल गेन्स को थोड़ा सा सुतीलेपन वाला काम साथ किया, उसको मैंने थोड़ा सा साइड पे इसलिए रखा हुआ है बिकॉज कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ना, वो पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न ही होता है, बट इसके टैक्स रेट्स जरा डिफरेंट है। ठीक है, दैट्स वाई इसको मैं थोड़ा सेपरेटली रखा हुआ है। आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, उन सब पे सेम टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। मुझे आप लोग 1-2 मिनट में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेबल सा बना देता हूँ, देन इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिबेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैंड्स आ जाएंगे। सर ये आप शीट भी बाद यहाँ में पे ग्रुप में शेयर कर देंगे? नहीं, ये आप लोग खुद ही देखें, समझे और अपने साथ प्रैक्टिस करें। मैं इतना अच्छा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सब कुछ तैयार नहीं देता। जी ओके नहीं, सर, इसीलिए टू बी पूछ वेरी लिया है। ऑनेस्ट, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मटेरियल होता है ना, जो प्रैक्टिस के लिए होता है, वो मैं जरूर देता हूँ। अब ये हर बंदे की अपनी नेचर है, मुझे ऐसा लगता है यार, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, अगर ये भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँ, तो फिर मुझे मैं भी आपकी तरह पाकिस्तानी ही हूँ ना, तो फिर आप लोग नहीं करेंगे।
तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत मेहनत आपको खुद ही करनी चाहिए। आप लोग के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, कुछ चीज समझ नहीं आती आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीजों के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने मेरी साइड लेनी है कि मैं ये चीज आप लोग को प्रोवाइड नहीं करूंगा। हालांकि मेरी शान में कोई कमी नहीं आई, मैंने सिर्फ फाइल आपको ग्रुप में अटैच कर दी है एक स्टेप आप लोग के बेनिफिट के लिए। अच्छा, लिमिट्स आ गई। उसके बाद हमारे पास आ गए टैक्स रेट्स। अच्छा, हमारे पास आता है बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स रेट हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म के बैंड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बेसिक रेट बैंड, एक हायर, एक एडिशनल रेट बैंड। नाउ अब इनकी लिमिट हमारे पास क्या होती है, दैट इज पॉइंट वन 37,700 पाउंड। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो टैक्स रेट बैंड स्टार्ट होता है वो 37,700 लेकर 125,140, ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास टैक्स रेट बैंड होगा 125-140 एप्रो। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक इंसान, जिस तरह मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि लेट्स से एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है मोहम्मद वकास, और ये उसके पूरे साल की जो हमारा टैक्स ईयर था 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025 तक, उसने जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट की अपने लिए, उन सब का सम जो हमारे पास बन रहा है वो अराउंड बन रहा है 61,000 पाउंड, ठीक है। अब हमने ये देखना है, अब जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि जिस तरह हमारा की लाठी सांकने वाली बात होती है। अब जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है इन सबको कंबाइन किया जाता है, ऐड करके लमसम अमाउंट बनाई जाती है, और उसके ऊपर आप पे टैक्स अप्लाई किया जाता है। इट डजेंट मैटर कि एम्प्लॉयमेंट इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, पारदर्शिता है, जो भी है, या रेंटल है। अच्छा, अब हम ये बात करें कि अगर एक बंदा जो कि यूके में रह रहा है और उसकी सोर्स ऑफ इनकम हमने कंबाइन की, जिनका टोटल हमारे पास बन रहा है 61,000, तो इस सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि अगर एक बंदे की इनकम 1 पाउंड से लेकर 37,700 पाउंड तक है, जो कि क्लियरली हमारी केस में हमारी इनकम ज्यादा है, तो अगर एक बंदे की इनकम 37,700 पाउंड तक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई होगा वो अल्लाह भला करे आपका होगा 20%, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा है कि अगर एक बंदे की इनकम जो कि 37,700 पाउंड से एक्सीड हो रही है, बट लेस देन 1,25,140 पाउंड से कम है, तो उसके ऊपर 40% टैक्स आएगा। और अगेन, अगर एक बंदा है जिसकी आपकी बेसिक रेट बैंड को भी एक्सीड हो रही है इनकम, उसकी इनकम 1,25,140 पाउंड से भी ज्यादा है, तो जो ये 1,25,140 अमाउंट से जो अबव वाली इनकम होगी, उसके ऊपर उसको 45% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने इस सिनेरियो को देखें, तो एक बंदा है जिसने टोटल 61,000 पाउंड कमाई यूके में पूरे टैक्स ईयर में, तो उसके ऊपर अगर हम टैक्स लगाएं तो हमें पहला बेसिक रेट बैंड क्या है, अगर आपकी इनकम 37,700 से कम है, तो सारी इनकम पे आप 20% टैक्स लगा लो। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम कहते हैं बेसिक रेट बैंड अगर हम लगाते हैं, तो जो कि हमारे पास कितना है, 37,700 पाउंड है, ठीक है। ये हमने कर दिया
क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी है, और बाकी हमारी सर इनकम जो है ना 61,000 से। सर इसमें ये जो लेस देन 1 लाख होगा उसमें 20% है, और अबव देन 1 लाख डिफरेंट ऐसे होगा या नहीं? ये तो आपने फिगर अमाउंट लिखी है, यही एग्जैक्ट अमाउंट की तरफ से है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, हमारी क्लास हमने इस तरह चलानी है कि आप में से जिसके भी क्वेश्चन होगा आपने रेज हैंड करना होगा, ठीक है? क्योंकि बीच में फिर क्लास टोटली फोकस आउट हो जाता है, बंद भूल जाता है क्या हो रहा है, ठीक है? तो आप में से किसी का भी क्वेश्चन होता है रिएक्शन वाले टाइम में से आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेंगे। जब मुझे लगेगा आई हैव टाइम कि मैं क्लास के बीच में ले सकता हूँ क्वेश्चन, तो मैं लाजमी लूंगा और मैं लेता हूँ। नॉर्मली हम क्लास के स्टार्ट में और एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन लाजमी करते हैं। अगेन सॉरी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था मुझे जरा अगर आप रिपीट कर दे, बिकॉज मैं वो बीच में स्टक हो गया था कि मैं कर रहा कुछ था, जो कुछ और आ गया। तो प्लीज जरा आप अगर क्वेश्चन दोबारा सर पूछ सर लेंगे। सॉरी सॉरी इसके लिए मैं इट्स आपको ओके, नो डिस्टर्ब। वरीज, नो वरीज, नो वरीज, नो सर वरीज, ये जानना चाह रहा हूँ नो कि जो वरीज आपने प्लीज। अमाउंट अभी बताई है 20% टैक्स की, वो 37,700 बताई है, क्या ये एग्जैक्ट अमाउंट यूके की तरफ से जी आती है, या इनके ये लेस देन 1 लाख अगर हमारी इनकम होगी तो हमें ये 20% ही चार्ज होगा? ना, अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं। ये इनकम, ये जो मैंने यहाँ पे फिगर्स लिखी ना, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है। बाकी यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा है ना, ये सारा HMRC की तरफ से, ठीक है? ये लॉ है, ये रूल है, ठीक है ना? ये किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है, ये किसी के लिए अमेंड नहीं होता है, ये सबके लिए इक्वली सबके लिए बराबर है, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पे लिमिट लिखी है कि 37,700, इट मीन्स अगर एक इंसान यूके में रह रहा है और उसकी इनकम 37,700 से कम है, तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम 37,700 से इंक्रीज होती है, एक्सीड होती है, तो 37,700 पे तो 20% टैक्स लगेगा। लेकिन जो एक्सीडेड अमाउंट है ना, अप टू 1,25,000 पाउंड जो है ना, उस पे हमारी 40% लगेगी। और अगर हमारी इनकम 1,25,000 से भी इंक्रीज होती है, तो जो एक्सीडेड अमाउंट है 1,25,140 पाउंड से, उस पे आपको 45% टैक्स देना पड़ता है। सना फारूक, मैं आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ, मुझे सिर्फ एक सेकंड आप दे दीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोग को ये चीज समझा दूँ। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारी सर इनकम थी पहले 61,000। इसमें एक चीज और क्लियर कीजिएगा। अच्छा भाई, रेज हैंड का ऑप्शन है आपके पास? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एक लिमिट होती है, जैसे पाकिस्तान में है कि अगर 12 लाख तक की सैलरी है तो फिर टैक्स पे नहीं होना। यहाँ पे जो बेसिक बैंड आपने लिखा है इसमें $1 पे भी टैक्स लगेगा, तो इसमें इस तरह की कोई लिमिट नहीं है कि इतने इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं चीजें थोड़ी स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। जो अब बात करें बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन मुझे एक फ्लो से करवाने दे। आई नो किसी को अगर मैंने समझाना है तो किस तरीके से करना, मुझे एक फ्लो से चीजें ले जाने दे, इंशाल्लाह आपकी सारी चीजें कवर होंगी। आप जब एंड पे हम आएंगे ना, मैं आपसे कहूंगी कि कोई क्वेश्चन है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है? मुझे पहले एक बार ये फिनिश कर देते हैं आप लोग, ठीक है? अगेन हम कहते हैं हमारी इनकम 61,000 पाउंड है, और चूंकि हमारी इनकम बेसिक रेट बैंड से एक्सीड हो रही है, तो हमने पहले क्या किया, हमारा बेसिक रेट बैंड तो हम यहाँ लिख लेते, जिसके ऊपर हमने 20% टैक्स देना, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हम जंप अप कर रहे हैं हायर रेट बैंड। अब अगर हम यहाँ देखें, हायर रेट बैंड में जो हमारे पास जो रूम बन रहा है, वह 37,700 से लेकर 125,000 पाउंड, 140 तक। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से 125, 140, और इसे हम करते हैं लेस, तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है, मतलब हमारे पास 87,440 अमाउंट एक्स्ट्रा अगर आती है, तो वो हमारी हायर रेट बैंड में कवर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है एक्स्ट्रा अमाउंट? मतलब हमारी 61,000 अमाउंट थी, बेसिक रेट बैंड कवर हो गया, रिमेनिंग हमारे पास इतनी रहेगी जिसके ऊपर हमने 40% टैक्स देना है, ठीक है? क्योंकि हम हायर रेट बैंड में फॉल कर रहे हैं। तो इस पे अगर हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हमारे पास इतना आ गया, और ये हमारे पास इतना आ गया। हमारे बेसिक रेट बैंड पे हमारा इतना इनकम टैक्स बना, हायर रेट बैंड पे हमारा इतना टैक्स बना, और ये हमारी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी।
इट मीन्स के 61,000 पाउंड पे आपने 60,860 पाउंड का अपने इनकम टैक्स पे करना है। जी सना फारूक, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ सर, ये जी बैंड का जी मतलब फरमाएं। रेंज, बेसिक रेट बैंड मतलब रेंज 1 से 37,700 एग्जैक्टली। पाउंड। यस। हेलो। इट्स रेंज ऑफ योर इनकम। कि हम अच्छा। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम जो है ना, मतलब 1 पाउंड से लेकर 37,700 पाउंड तक है, तो इस लिमिट के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको हम कहेंगे कि आप बेसिक रेट बैंड में फॉल करते हैं, या आप बेसिक रेट टैक्स पेयर है, और आप पर 20% टैक्स लगेगा। अच्छा, अगर आपकी इनकम 37,700 पाउंड से ज्यादा है बट लेस देन 1,25,140 पाउंड तक है, तो आप पे जो टैक्स स्लैब लग रहा है वो हायर रेट बैंड लग रहा है, और हम आपको कहेंगे कि आप हायर रेट टैक्स पेयर है और आपके ऊपर 40% टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 1,25,140 पाउंड से भी ज्यादा है, तो आप एडिशनल रेट बैंड में फॉल कर जाते हैं, फिर हम आपको एडिशनल रेट टैक्स पेयर बोलेंगे, और आप यहाँ 45% टैक्स लगाएंगे। ठीक है। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि हर जो भी आप इनकम कमा रहे हो ये टैक्सेबल है यूके में, चाहे $10 भी कमा रहे हो, $100 भी कमा रहे हो, सॉरी डॉलर नहीं पाउंड्स भी कमा रहे हो, तो आप टैक्सेबल है यूके में तो। अ, थोड़ा सा उसके लिए वेट करें, क्योंकि हमारे पास एक एग्जैम्प्ट अमाउंट भी है जो जिस पर हमें टैक्स नहीं देना होता, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक। ओके सर, थैंक यू। जी हैदर बुखारी साहब। हैदर बुखारी साहब फरमाएं। जी जी जी, सॉरी सर। अच्छा, मैं वालेकुम। कहना ये चाह रहा था सर कि आप ये क्लास पहले कर लें। हमेशा ऐसे ही होता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये जो बार बार क्वेश्चन, ये फिर वो फ्लो टूट जाता है। और ये पाकिस्तानी टैक्सेस की तरह ही है बेसिकली। इसको अगर आप एक गो थ्रू कर दें और हमारे साथ इसके टैक्स के जो लॉज हैं वो भी शेयर कर दें, तो हम खुद भी उसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे। तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप 15-20 मिनट आखिर में रख लें सर, टाइम वैसे वेस्ट ना हो। थैंक यू। अ, हमारा यही प्रोसीजर होता है, क्योंकि आज जो हमारी पहली क्लास है, स्टूडेंट्स भी न्यू है, चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, तो मैं ये नहीं कर रहा कि यार गलती आप लोग की। एक नए इन्वायरमेंट है, नई क्लास है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट टाइप होती है। तो इंशाल्लाह हमारा आगे ऐसे ही प्रोसीजर चलता है। although मैं खुद ही, जहाँ मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन लेने चाहिए, मैं खुद ही कह देता हूँ। ठीक है। मैं क्लास के बीच में भी लेक्चर ले देता हूँ, उसके परवाह ना करें, अपना टेंशन ना लें इंशाल्लाह। ओके। सो हमने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी टैक्स कैलकुलेशन की। हमने टैक्स कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की कि हमारी अगर इनकम 61,000 पाउंड बनी है पूरे टैक्स ईयर में, तो हमने उसके ऊपर टैक्स कुछ ऐसे अप्लाई किया कि हमारे पास पहला टैक्स रेट बैंड जो है, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 37,700 पाउंड है, जो कि हम यहाँ पे अगर देखें, हमने सारी की सारी ले ली। अब चूंकि हम बेसिक रेट बैंड को एक्सीड करें 37,700 पाउंड को, तो रिमेनिंग हमारे पास जितनी अमाउंट बन रही है वो हमारे हायर रेट बैंड में फॉल हो गई है, और हमने रिस्पेक्टिव टैक्स रेट्स उसके ऊपर लगा लिए। सिंपल कैलकुलेशन की, अमाउंट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास टोटल अमाउंट बन गई। इसके ऊपर हमने HMRC को टैक्स पे करना। ठीक है। लेकिन HMRC थोड़ा सा काइंड इनफ है। वो कहते हैं यार इतना जुल्म हम आप पे नहीं करते, आप कुछ ऐसे करो। टैक्सेबल इनकम आ गई, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हमारे पास बन गई थी। वो कहता है इससे आप एक बेनिफिट मुझसे ले लो, लेस कर लो उससे पर्सनल अलाउंस। ठीक है। वो कहता है मैं आपको 1% अलाउंस दे देता हूँ। अच्छा, अब पर्सनल अलाउंस कितना है? सर पर्सनल अलाउंस हमारे पास है 12,570। ठीक है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है। ये किसी के लिए वेरी नहीं होती है, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं होती, ये फिक्स अमाउंट है। ठीक है। हाँ, चेंज होती है एक सर्टेन लेवल पे जाकर, लेकिन उसको आप फिलहाल इग्नोर करें। फिलहाल आप ये अंडरस्टैंड करें कि अगर आपकी पूरे साल की टैक्सेबल इनकम जो है वो 61,000 पाउंड है, तो HMRC कहता है 12,570 पाउंड जो है, इसके ऊपर मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगा। तो हमारे पास
टैक्सेबल इनकम जो हमारी बन जाएगी वो अल्लाह आपका भला करे बन जाएगी दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी इनकम जो बनी है वो बनी है 48,430 पाउंड्स। तो हमारे पास अगेन स्टिल वी आर एक्सीडिंग बेसिक रेट बैंड, लेकिन हमारे हायर रेट बैंड में अभी अमाउंट कम हो जाएगी, वो 10,000 आ गई है एंड हम कोई 18,000 पाउंड से कम होकर 11,000 पाउंड पे आ गए हैं। तो ये पर्सनल अलाउंस जो है तो ये हर एक इंसान के लिए फिक्स है, जो भी यूके में है, जो भी टैक्स रिटर्न बना रहा है उसके लिए ये फिक्स अमाउंट है। अच्छा, जी, याद है किसी को और भी कंफ्यूजन है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एनीवन? जी, एचपी, सॉरी आपका नेम नहीं आ रहा है लेकिन एचपी लिखा हुआ है तो आप बताएं। सर मेरा तो ये कुछ नहीं है, मेरा तो ये कह रहा हूँ लास्ट में सवाल पूछेंगे, ये डिस्काउंट सबको अवेलेबल है, ये पर्सनल अलाउंस जो होता है? ये सबके लिए अवेलेबल। ओके, आई थिंक वकास आगे चलें, यू जी यू अस्सलाम एक्सप्लेन्ड वालेकुम। इट वेरी वेल, जबरदस्त। आई मीन हम जो फाइल कर रहे हैं वो जी आप फरमा। भी सकते हैं, और दो हमारा कोई कैपिटल गेन टैक्स कुछ और होता है वो इसमें ऐड। आते हैं, मुझे लेट मी फिनिश, मैं एंड पे आप लोग से क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सा आगे मुझसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो फॉर नाउ हमें जो चीजें दिखी हमने कहा कि हमारी अगर इनमें से कोई सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास आ रही है, हमने उस पर अपने टैक्स कैलकुलेशन की, हमने पर्सनल लॉस भी लिया है बीच में। नाउ पर्सनल लॉस में थोड़ी सी यहाँ पे हेरा फेरी ये होती है, आसान तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ, ऑनलाइन भी आप लोग समझ सकते हैं, नोट्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा, उसकी अटेंशन नहीं है, बट आसान तरीका है उसका ये है। पर्सनल लॉस की एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम बन रही है ये वाली, अगर आपकी ये टैक्सेबल इनकम 100,000 पाउंड तक है, मतलब 1 लाख पाउंड तक अगर है, तो फिर तो आपको फुल पर्सनल लॉस मिलेगा 12,570 पाउंड, 12,570 पाउंड आपको मिलेगा। बट द मोमेंट आप एक्सीड की आपकी इनकम ने फ्रॉम 100,000 पाउंड, 1 लाख पाउंड से अगर इंक्रीज हुई, तो मैं एक छोटी सी लाइन यहाँ लिख देता हूँ, फॉर एवरी increase of 2 pounds, there will be a reduction in personal allowance for pound 1। ठीक है, आसान भाषा में हम ये कह रहे हैं अगर आपकी 1 लाख पाउंड से जितनी भी इनकम ज्यादा होगी, तो जितनी इनकम ज्यादा होगी उसको डिवाइड बाय 2 कर लें और उतनी अमाउंट से आपका पर्सनल अलाउंस कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक बंदे की, नीचे हम आ जाते हैं, एक बंदे की इनकम है 105,000 पाउंड बन गई, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिट है, हमारे पास 1 लाख 1000 है, तो ये 100,000 है, 10,500 ही मैंने लिखी। यार गजब है यार, 1 मिलियन कर दी माशाल्लाह। तो हम जो 1 लाख पाउंड से अबव जा रहे हैं वो हम 5,000 जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हर इंक्रीज ऑफ 2 पाउंड इनकम जो है ना, उस पे आपको 1 पाउंड का एंड पर्सनल अलाउंस कम करना पड़ेगा। तो अगर आपकी 5,000 अमाउंट एक्सीड हो रही तो आप इसको सिंपली कर लो डिवाइड बाय 2, आप इसको कर लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ तो 2,500 से आपका पर्सनल अलाउंस जो है ना वो कम करना पड़ेगा। तो आप इसमें सिंपली इसमें से माइनस आप ये कर लोगे और आपका पर्सनल अलाउंस इतना कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर आपकी इनकम 1,15,500 इतनी है, ठीक है, तो आपका पर्सनल अलाउंस इतना कम किया जाएगा। और करते कराते अगर आपकी इनकम ये सेकंड जो बैंड है ना हमारे पास, या आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप अपने पर्सनल अलाउंस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें।
12,570 मल्टीप्लाई बाई 2, 25,140 पाउंड, जो कि 1 लाख से अबव इनकम बनती है जो आपकी है सेकेंड हायर एड बैंड की। अगर हम अपनी इनकम को 125 140 कर लेते हैं तो हमारा जो बेसिक रेट बैंड है वो एग्जैक्टली इतना हो जाता है और हमारा पर्सनल अलाउंस नील हो जाता है। तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज करती है और एवरी 2 पाउंड्स अबव 100,000 पाउंड, आपका 1 पाउंड का पर्सनल अलाउंस रिड्यूस किया जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ तक अभी तक हमने जो बेसिक चीजें देखी हैं। अच्छा, काइंडली आप सबसे गुजारिश है कि अपने माइक्स और कैमरास ऑफ रखा करें, ठीक है। जब मैं आपसे क्वेश्चंस को पूछूं तो आप रेज हैंड करें और मैं तब आपका नाम जब कॉल करूं तभी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें चेंज करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम के लिए इनके थोड़े से रूल्स डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट कुछ भी नहीं है, डिफरेंट सिर्फ ये है कि डिविडेंड के टैक्स रेट्स डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड के क्या टैक्स रेट्स हैं? अभी तक ये मैंने आपको जितने भी टैक्स रेट्स आपको लिखवा के दिए ये सारे आपके हैं फॉर ये जितनी आपकी ऊपर वाली इनकम्स है ये इनके लिए है। डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन टैक्स ये दो डिफरेंट है हमारे पास। अच्छा, बाय द वे कैपिटल गेन टैक्स तो हम जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे तभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो इसलिए मैं इसको जो हूं ना फिलहाल बेहतर है कि हटा ही दूं यहाँ से, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग डिविडेंड इनकम के टैक्स रेट्स डिफरेंट है। अच्छा, नाउ आई होप सो कि आप लोग को पता होगा कि डिविडेंड इनकम होती क्या चीज है। डिविडेंड इनकम ये होता है कि अगर एक इंसान लेट्स से मोहम्मद वकास है और इसकी एक कंपनी में या तो इन्वेस्टमेंट है इन शेयर्स में, और वो कंपनी इसको एनुअली या बाय एनुअली या मंथली डिविडेंड्स इशू कर रही है, ठीक है। इंटरम डिविडेंड्स, फाइनल डिविडेंड्स जो भी दे रही है, लेकिन पूरे टैक्स ईयर में उसको जितने भी डिविडेंड्स मिलेंगे उसके ऊपर टैक्स रेट्स थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। या नॉर्मली हमारे जो इंडस्ट्री में देखने को मिलता है उसको हम जनरल टर्म में तो डायरेक्टर्स रिटर्न बोलते हैं। लेकिन वो सॉर्ट ऑफ ऐसा होता है कि यूके में जितनी भी लिमिटेड कंपनीज होती है ना, इसमें मेजोरिटी केसेस में 90% केसेस में आपको ये देखने को मिलता है कि जिस बंदे की कंपनी होती है ना, जो कि शेयर होल्डर होता है, तो वही उस कंपनी का डायरेक्टर भी होता है। तो एज अ डायरेक्टर वो कंपनी से सैलरी भी ड्रॉ करता है और एज अ शेयर होल्डर कंपनी से डिविडेंड्स भी ड्रॉ करता है, बिकॉज इसके अलावा ना डायरेक्टर कोई और सोर्स ऑफ इनकम्स मतलब किसी और तरीके से कंपनी से फंड्स विड्रॉ कर सकता है, ना ही शेयर होल्डर सिर्फ डिविडेंड ले सकता है और डायरेक्टर जो है ना वो सैलरी ले सकता है। तो एक ही बंदा डायरेक्टर भी होता है, शेयर होल्डर भी होता है, सैलरी भी ले सकता है और डिविडेंड भी ले सकता है वो। तो अगर एक बंदा है जो कंपनी से डिविडेंड ले रहा है तो उसके लिए टैक्स रेट्स एचएमआरसी ने थोड़े से डिफरेंट रखे हुए हैं। वो कुछ ऐसे हैं कि अगर उसके डिविडेंड्स फॉलो करते हैं बेसिक रेट बैंड पे तो उस पर टैक्स 20% नहीं लगेगा, 8.75% लगेंगे। अब आप लोग मुझसे ये मत पूछिए कि क्यों, एचएमआरसी की मर्जी कि वो क्यों ऐसा करना चाह रहा है, बट ये है यार, क्या है 8.75, ठीक है। अगर उसके डिविडेंड्स जो है ना वो एक्सीड करे 37,700 पाउंड से, लेकिन वो फॉल करे हायर रेट बैंड में, तो वो हो जाएंगे कितने, 40% नहीं, 33.75%। और अगर वो एडिशनल रेट बैंड में फॉल कर रहा है तो उसके डिविडेंड्स पे जो टैक्स लगेगा वो 45 नहीं लगेगा, 39.35% लगेगा। अच्छा, द थिंग टू कंसिडर वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे एक बंदे के 5,000 पाउंड के डिविडेंड्स भी थे, सही है। आवाज कट हो जिब्रान रही है, सब होल्ड करें, होल्ड। आवाज नहीं आ रही है आप लोग को? बीच में कट हो जाती है। जिब्रान में फिलहाल तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है।
और आपके ही माइक से सबसे ज्यादा शोर आ रहा है। सर मेरा माइक तो बंद है, मैंने अब ऑन किया है। और शोर आ रहा है। अच्छा, एनीवन यार, आवाज में किसी को कोई डिस्टॉर्शन या कोई मिसिंग हो रहा है किसी को? नो। ओके, थैंक यू। बारह थोड़ा देख लें, अगर आपकी तरफ से इशू है तो। बारह यहाँ से तो फिलहाल उम्मीद है कि ठीक ही चल रहा है। एनी हाउ, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी हमें डिविडेंड इनकम भी रिसीव हुई है £5,000 की। ठीक है, तो अब इसके ऊपर टैक्सेशन कैसे होगी हमारी? अब चूंकि हमारे पास तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है ना वो £66,000 बन गई है। एक चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है, जिसको आप क्या कहता ना, सुनहरी रूप से लिख लेना है, डिविडेंड इनकम will always be taxed at the end। सही, सबसे आखिर में इसके ऊपर आपने टैक्स लगाना। इससे मुराद क्या है कि इससे पहले, यहाँ पे मैंने इसको एंड पे इस वजह से रखा है क्योंकि पहले मैं इनके ऊपर टैक्स लूंगा, देन मैंने इसके ऊपर टैक्स लेना है। रीजन उसकी ये है, मैं आपको करके बताता हूँ, इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगी। जिस तरह हमारे पास अभी ये सिनेरियो बन रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने ये सारे एग्जाम्पल को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास जिस तरह के अभी ये सिनेरियो फिलहाल हमारे पास बन रहा है, हमारी टोटल इनकम जो है 66,000 बन रही है, जिसमें हमारा पर्सनल अलाउंस हमें सारा के सारा मिल गया और ये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम बन गई है। अब मैं इसको यहाँ पे सिर्फ ये कर लेता हूँ कि डिविडेंड इनकम को जो है ना, मैं साइड पे रख लेता हूँ ताकि वो मेरी कैलकुलेशन से थोड़ी देर के लिए आउट हो जाए ना। मेरे पास इनकम कितनी आ गई? ये ना वही £61,000 आ गई है। पर्सनल टैक्स मैंने लेस करा ली और मेरी इनकम इतनी रह गई है। अब अगर इसके ऊपर मैं अपने टैक्सेस अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? बेसिक रेट बैंड आ जाएगा जो कि मेरा है £37,700। अच्छा, जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना है कितना? 20%। नाउ मैं फिर आ जाऊंगा अपने हायर रेट बैंड पे, जिसमें मेरी इनकम रह जाएगी 10,000। इसके ऊपर मेरा 40% टैक्स लग जाएगा। और इसके ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये मेरी जो टैक्सेस बन रहे हैं वो राइट नाउ इतने बन रहे हैं, £11,832। लेकिन अब डिविडेंड इनकम पे हमने फिलहाल टैक्स नहीं लगाया। यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी जो बाकी सोर्स ऑफ इनकम थी वो मिला के 48,000 बनी, जिस पे हमारा बेसिक रेट बैंड सारा का सारा कंज्यूम हो गया और हमें मजबूरन हायर रेट बैंड पे जाना पड़ा। तो अब जब मैं अपनी डिविडेंड इनकम लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, डिविडेंड इनकम पे हायर रेट बैंड लगेगा, बिकॉज हमारा ये जो बेसिक रेट बैंड है ना, ये ऐसा नहीं कि डिविडेंड के लिए अलहदा है और बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए अलहदा है। इन सब ने आपस में ऐड एक साथ ही होना है। ठीक है ना, तभी आपके ऊपर आपने देखना कि आप किस बैंड में फॉलो कर रहे हो। लेकिन हम मेरे डिविडेंड के अलावा ही जो बाकी सोर्स ऑफ इनकम थी वो £48,000 मेरी टैक्सेबल नेट टैक्सेबल इनकम बन रही थी, जो कि ऑलरेडी मेरे बेसिक रेट बैंड यूज कर चुकी थी। और मेरी कुछ इनकम जो थी, जो £10,730 जो थे, वो हायर रेट बैंड में आ गई थी। और अब सबसे आखिर में जो मैंने आपको लिखा है, डिविडेंड इनकम विल ऑलवेज बी टैक्स एट द एंड। सबसे आखिर में आपने इसके ऊपर टैक्स लगाना है। तो सबसे आखिर में मैं डिविडेंड इनकम ले आया, मेरी इनकम £5,000 है और इसके ऊपर टैक्स रेट जो लगेगा, हायर रेट बैंड डिविडेंड का है 33.75%। और इसके ऊपर हमारा टैक्स कितना लग जाएगा ना, हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो बनी है वो कुछ इतनी बनी है। ठीक होगी जी? ना, ये तो हो गया हमारा डिविडेंड इनकम का मसला। डिविडेंड इनकम कि एक तो टैक्स रेट डिफरेंट है,
अगर आप अपने इस तमाम सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स अप्लाई करते हैं और डिविडेंड इनकम पे जब आप टैक्स लगाते हो, स्टिल आपकी बेसिक रेट बैंड में स्पेस अवेलेबल थी। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि ये 15,000 अगर मैं हटा देता हूँ, तो ये भी हटा देते हैं, तो मेरे 24,000 बन रही थी, 37,000 पाउंड तो बेसिक रेट बैंड बन रहा था, लेकिन मेरी टोटल इनकम में 24,000 पाउंड थी, तो मेरी क्या हो जाएगी, बेसिक रेट बैंड में ही सारा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसके ऊपर क्योंकि 37,000 से कम है, इस पर 20% लग जाएगा। और यहाँ पे इस सिचुएशन में मेरे डिविडेंड जो है ना, क्योंकि मेरे टैक्स बैंड जो है वो है 37,700 पाउंड तक, जिसमें से मैं यूज कर चुका हूँ 24,930 पाउंड। तो मेरे पास स्टिल कितना, कम ऑन, स्टिल मेरे पास जो अवेलेबल है वो है मेरे पास 12,770 पाउंड का अभी भी वो रूम अवेलेबल। तो ये मेरे पास बेसिक रेट बैंड में डिविडेंड इनकम भी आ जाएंगे जो कि 5,000 पाउंड के हैं, और इसके ऊपर मेरा टैक्स रेट भी ये लगेगा, और मेरी टैक्स जो है ना मेरा इतना बन जाएगा। ये मैंने कहा सुना। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मकसद है कि सबसे पहले आप अदर इनकम पे टैक्स लगाओगे, एंड पे आपने डिविडेंड इनकम पे टैक्स लगाना है। अच्छा, एक दो छोटे पॉइंट्स मैं और यहाँ पे आपको लिखना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये लिखा है। अब पहले तो मैंने आपको डिविडेंड इनकम की ट्रीटमेंट समझा दी कि डिविडेंड इनकम पे आपने टैक्स अप्लाई कैसे करना। अच्छा, उसके बाद मैंने एक पॉइंट बीच में ये ऐड किया है कि अगर आपकी डिविडेंड इनकम, जिस तरह हमारे सिनेरियो में 5,000 पाउंड हमारी डिविडेंड इनकम थी, तो एचएमआरसी की तरफ से हमें एक छोटा सा रिलीफ ये भी अवेलेबल है कि पहले 500 पाउंड की जो डिविडेंड्स है उसके ऊपर आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। अब 0% अगर टैक्स देना पड़ेगा, बेशक अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर रेट टैक्स पेयर हो, या एडिशनल रेट टैक्स पेयर। अच्छा, जो मैं ये बात करूं बेसिक रेट टैक्स पेयर, हायर रेट टैक्स पेयर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस अगर आपकी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम मिलाकर अगर वो बेसिक रेट बैंड के अंदर ही फॉल हो रही है, मींस उसके ऊपर 20% टैक्स लग रहा है और आप 40% वाले स्लैब में नहीं फॉल कर रहे, तो आपको बेसिक रेट बैंड टैक्स पेयर कहा जाता है, बेसिक रेट टैक्स पेयर कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी इनकम बेसिक रेट बैंड से एक्सीड होकर 40% या हायर रेट बैंड वाले में फॉल हो रही है, जिस तरह हमारे सैलरी में हम पे हायर रेट बैंड अप्लाई हो रहा है, तो हमें हायर रेट टैक्स पेयर कहा जाता है। एंड सेम गोस फॉर अगर आप एडिशनल रेट बैंड में फॉलो कर रहे हो तो आपको एडिशनल रेट टैक्स पेयर कहा जाता है। तो डिस्पाइट आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर रेट टैक्स पेयर हो या एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो, आपको पहले 5 पाउंड पे टैक्स जीरो दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे जीरो रेट, और ये हमारे पास आ जाएगा 500 पाउंड, इसमें हमारा 0% लग जाएगा। तो हमारे पास डिविडेंड चूंकि 5,000 के थे, तो हम क्या करेंगे, 5,000 में से 500 लेस कर देंगे, और ये बाकी जो थे ना मेरे हायर रेट बैंड में फॉल कर रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इस तरह से एक छोटा सा पंगा जो है ना हमारी इस चीज के साथ भी है, मतलब उसके रेट्स डिफरेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए भी एक छोटा सा बेनिफिट है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, अब इंटरेस्ट इनकम के लिए क्या है, फर्स्ट
on 0% for basic rate taxpayer or first 500 pounds for basic neo bill. Yeah. Higher and एडिशनल रेट टैक्स पे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, और कह रहे हैं अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो लेट्स हम कहते हैं हमारी 1500 हमारी इंटरेस्ट इनकम भी है। ठीक हो गया जी। अब ये भी हमारी इधर ही फॉल हो रही है। अब इंटरेस्ट इनकम को भी मैं थोड़ा सा साइड पे फिलहाल लिख लेता हूँ ताकि मेरी बाकी इनकम्स में वो ना आए। क्योंकि हम ऑलरेडी हायर रेट बैंड में जा रहे हैं तो मैटर नहीं करता, वैसे भी 40% वाले कैटेगरी में ही आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि इंटरेस्ट इनकम भी बीच में आ गई है, यस, तो हम यहाँ पे ये कर लेंगे इंटरेस्ट इनकम, ये हमारा जो जीरो रेट। अच्छा मैम सदफ, अगर आप हमें एक चीज बताना चाहें यहाँ पर, इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक प्लीज। जी जी बिल्कुल। हमारी इंटरेस्ट इनकम में हमें 0% पे कितनी अमाउंट अप्लाई होनी चाहिए, कितनी अमाउंट में हमारा 0% अप्लाई होना चाहिए? अभी क्योंकि हम हायर रेट पे हैं, अ, हम हम बेसिक वाले पे तो नहीं है, तो $500 के ऊपर हमें 500 पाउंड्स के ऊपर हमें वो 0% चार्ज होगा। और रिमेनिंग आपने इंटरेस्ट इनकम कितनी एज्यूम की है, हाँ 1000 के ऊपर जो है ना, फिर हम उसको उस पे चार्ज करेंगे। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन आपने क्यों ये कहा कि आप बेसिक रेट टैक्स पेयर नहीं है? वो इसलिए कि जो हमारी इनकम है वो इट्स हायर देन 37,700 पाउंड्स। और हम्म। इसकी वजह से हम वी आर अभी तक जो ये हमारी सारी कैलकुलेशन है, बिकॉज हमारी पहले टोटल टैक्सेबल इनकम 61,000 आ रही थी, फिर जब हमने उसमें डिविडेंड भी ऐड कर लिया तो वो फर्दर 66,000 पे चली गई। डिविडेंड का भी हमने इफेक्ट ले लिया, फिर 1,500 पाउंड्स की हम फर्दर इसमें इंटरेस्ट इनकम ऐड कर रहे हैं, तो आउट ऑफ दैट 1,500 500 के ऊपर हमें 0% चार्ज हो जाएगा, मगर जो 1000 है उस पे हमें वो फिर हम हायर रेट के ऊपर ही उसको चार्ज करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। परफेक्ट, बेहतरीन, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में बाकी के लिए एक्सप्लेन करूँ, तो श्योर। हम खुद को बेसिक रेट टैक्स पर इस वजह से नहीं कहा बिकॉज उनकी इनकम्स पे जो टैक्स रेट अप्लाई हो रहे हैं वो सिर्फ बेसिक रेट नहीं हो रहा, वो हायर रेट बैंड में भी फॉल कर रही है उनकी इनकम, बेशक वो 1 पाउंड ही क्यों ना हो। अगर आपका 1 पाउंड भी हायर रेट बैंड में फॉल कर रहा है तो आप हायर रेट टैक्स पेयर कहलाए जाओगे, और आपको इंटरेस्ट इनकम जो है ना, सिर्फ जो ये नीचे पाउंड लिखे हुए, first 500 of interest income will be taxed on 0% for higher and additional rate taxpayers। तो 500 पे हमारा अगेन 0% आ जाएगा, जो कि अगेन जीरो हो जाएगा। और रिमेनिंग अगेन हम चूंकि हाई रेट बैंड में ही चल रहे हैं तो हमारी बाकी इनकम जो थी 1500 में से 500 चला जाएगा तो 1000 रह गया। अगेन हमारा इसका टैक्स रेट जो है ना, सेम नॉर्मल जो है वही है, क्योंकि टैक्स रेट सिर्फ डिविडेंड के लिए डिफरेंट है, बाकी सबके लिए सेम ही है। और ये हमारे पास आ जाएगा 400 पाउंड। तो हमारी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो यहाँ बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है जी। इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए ठीक कर लूँ,
इसको मैं यहाँ पे ये कर लूंगा और अब मैं कर लूंगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, ये कर लूंगा। ये हमारे पास बन गई, क्योंकि डिविडेंड्स के लिए तो मैंने यहाँ पे और इंटरेस्ट के लिए मैंने अलग से ही यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली है। दिस इज 54,930, 54,930, या टोटली फाइन। तो हमारी जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो बन रही है 13,750 पाउंड एंड 75 पेंस, ठीक है। और अगेन एक छोटी सी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम होती है, अगर आप किसी कंपनी या किसी एम्प्लॉयर के साथ पेरोल पे हैं तो आपसे ऑलरेडी इनकम टैक्स डिडक्ट भी करते हैं। तो अगर आपकी सैलरी से इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपकी पे एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाती है। लेट्स से हम कहते हैं आपसे जो है ना 2500 पाउंड ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो आपका जो फिर वो आपकी टैक्स लायबिलिटी से लेस हो जाएगा। टैक्स पेबल जो आपका फिर बनेगा तो वो आपका, या इसको अगर मैं पे एडजस्टमेंट आप पाकिस्तानी अल्फाज में विद होल्डिंग टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम पे आपसे ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होके आपके रिवर्स इनकम टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी और अब आपने ये वाली इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी। ये एक्सेल पे थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन हम जब इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर पे इस चीज को लेके जाएंगे ना, तो ये जितनी भी हमें मगजमारी हमने की है ना, ये वाली और ये वाली, ये सारा कुछ खुद ही, ठीक है। आपने सर बताना भाई एम्प्लॉयमेंट इनकम इतनी है, उसके बाद ये सारा कुछ खुद ही करेगा, ये भी खुद ही करेगा, ये भी खुद ही करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे बहुत ईजी। हाँ, एक्सेल पे कराने का मकसद ये है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, या आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है। इसमें बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ लोगों को, स्पेशली जब हम सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर कुछ बोलते हैं कि सर फिर हम इतना लंबा चौड़ा क्यों, मतलब डिटेल में हम इसको देखते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर सारा कुछ खुद ही करता है। बेसिक से इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, जब आप क्लाइंट साथ मीटिंग पे होते हो ना, और क्लाइंट आपसे कहते हैं यार मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम है और तुम मुझे सर बताओ मेरा इनकम टैक्स बनेगा कितना, तब उस टाइम क्लाइंट को ये नहीं कह सकते यार थोड़ा सब्र कर, मैं अपने सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करता हूँ, मैं देखता हूँ आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है। क्लाइंट आपके साथ कभी भी इस चीज पर राजी नहीं करेगा, भाई तुम्हें पता ही नहीं, तुम सॉफ्टवेयर के भरोसे बैठे हुए हो ना। तो जब आपको ये चीजें पता होंगी तो आपको एक सेकंड, अच्छा एम्प्लॉयमेंट इस पे ये कितना डिडक्ट हुआ, अच्छा हाँ ये लेस हो जाएगा, अच्छा अच्छा ये आप एक रफ कैलकुलेशन करते यार राइट नाउ जो मुझे लग रहा है आपको तकरीबन इतने का टैक्स बनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, नाउ थोड़ा क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। आज का मेरा ये टारगेट था कि हम ये जो बेसिक चीज है टैक्स जो हमारा फॉर्मेशन है कि क्या क्या चीजें इसमें होती है, क्या क्या चीजें देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह ये करेंगे, हम पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम को पकड़ेंगे, उसको पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होती क्या है। अब ऑब्वियसली मुझे ये बताने की जरूरत है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम होती क्या चीज है। हाँ, उसको टैक्स पर्पज से हम देखने के लिए कि हमें कौन सी इनकम हमारे टैक्सेबल होती है, कौन सी एग्जाम्प्ट होती है, ये चीजें हम देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम के प्रूफ्स हमारे पास क्या होते हैं जो HMRC को प्रोवाइडेड होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एंड हम उस पे हम इस एक्सेल पे भी हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और हम सॉफ्टवेयर पे भी इंशाल्लाह जाएंगे, जिसपे आप लोग भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे कि हम देखेंगे कि भाई हमारी टैक्स कैलकुलेशन क्या बनती है, ठीक है। नाउ आपके जिसके भी क्वेश्चन है प्लीज वो रेज हैंड करें, मैं आपका नाम कॉल करूंगा एंड देन आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे और बाकी थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। जी राना साहब प्लीज प्रोवाइड। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे पहले एक रूल होता था आई गेस कि अगर आपकी सेविंग इनकम के पहले 5,000 राइट आफ्टर द पर्सनल टैक्स फॉल करते हैं यस, तो उसके ऊपर भी वो जीरो अभी भी है। है, सर वो चेंज हो गया या अभी वो मिस हो गया सर? नहीं है, वो अच्छा वो अभी है भी है, अभी भी। वो अभी भी ठीक ठीक। यस। और सर अपना मैं पहले से माजरत करता हूँ, अपने जो दूसरे ग्रुप मेंबर है अगर उनको मेरे क्वेश्चन इररेलेवेंट लगे तो सर याद है पिछला सेशन नो मैंने वरीज, क्वेश्चन किया था तो मेरे सर जो क्वेश्चन होंगे वो टेम्परेली तो शायद इररेलेवेंट नो लगे सर, वरीज, लेकिन वो रेलिवेंट ही है। वो सर याद है आपने कहा था राना साहब आप मुझे बस सिनारियो देना मैं आपको दवाई दूंगा। तो मैंने पार्ट क्वालिफाइड ACCU, इंशाल्लाह। मुझे इसमें तो ट्रबल नहीं होगी। मैं जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि सर मेरे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे सर।
अभी और सीन सर ये अभी यूके में बज रहे 5 बजे, तो मैं अभी जॉब पे हूँ सर। मैंने आपका सारा लेक्चर सुन रहा था, लेकिन चोरी चोरी सुन रहा था, क्लाइंट को भी जी अंदर डील कर रहा था। तो अभी मैं बाहर निकल के अभी मैंने कहा मैं चार जी पांच जी क्वेश्चन कर दूं, मैं नोट डाउन करता रहूं और उसके सर आप फिर आंसर देते रहें। और अगर अगर आपको भूल जाए तो प्लीज जो दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स है वो सर को रिमाइंड करा दे। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि सर जब हम डिस्कस कर रहे थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, या सर जो सर एक सिनेरियो ये भी है कि सर जो सेल्फ असेसमेंट रजिस्ट्रेशन की कोई एज लिमिट है? फॉर एग्जांपल हमारे पास सिनेरियो आता है कि 16 साल का बच्चा है, वो ऑनलाइन सेल वगैरह करके उसने 60-70 हज़ार पाउंड अपने डैडी के अकाउंट में मंगवा लिया। अब उसके डैडी के नहीं, सर उसको नोटिस आ गया HMRC 5 का। साल का बच्चा, 5 साल का नहीं, बच्चा भी है ना, वो भी टैक्स 16-17 पे सर। करेगा उसकी टैक्स। जी सर। तो सर वो मैं रजिस्टर्ड कह हो रहा हूँ सकता है, मैं उसका कह रहा हूँ 5 यूटीआर साल, बन सकता है? 5 साल के जी जी। टैक्स लेने में जो ठीक है ना, गवर्नमेंट कभी भी ये उम्र नहीं देखती है। ठीक ठीक। तो सर दूसरा एक है सर, ये भी मुझे लगता है एक टाइप ऑफ इनकम है, शुड बी टैक्सेबल। मैंने जो रिसर्च की है मुझे टैक्सेबल लगता है। सर आपको पता है यहाँ पे HMRC का एक रूल होता है, आप फ्लैट रेट VAT स्कीम पे जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सर एक सर्विसेज है जो कि दैट इज टोटली 20%। डिफरेंट थिंग। सर वो उसके में अंदर एक टेक्निकल चीज है ना जो कि दैट्स नॉट अ पार्ट, अर्निंग। नहीं, उसके इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके अकाउंट से उसका ताल्लुक है। वो जो आपको डिफरेंस होता है, जो आपको बेनिफिट होता है, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाता है, जिसको फ्लैट रेट बेनिफिट कहते हैं। जी बिल्कुल सर, सही है सर। लेकिन मुझे लगता है ये मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ सर। क्लाइंट ने चार्ज किया 20% और वो फ्लैट रेट आई नो। स्कीम 12% के साथ रजिस्टर्ड सर। तो दरमियान का जो 8% तो बच गया क्लाइंट को, इज दैट टैक्सेबल? हाँ, मसलन उसको अपनी वाई? प्रॉफिट में लेकिन डालना है आप सर। सर फ्लैट रेट का आप सेकंड पार्ट तो भूल रहे हो। फ्लैट रेट में आप इनपुट वीएटी भी तो क्लेम नहीं कर सकते हो, तो फिर फ्लैट रेट जी बेनिफिट सर। का फायदा क्या हुआ आपको? फॉर एग्जांपल अगर सर इधर कोई वो है सर, टेलर है सर, उसके इतने एसेट्स ही नहीं है, मसलन उसका इनपुट वो है ही नहीं, बहुत कम है सर। या कार वॉश है सर, वो करना ही नहीं चाहते, उनका वर्केबल हो रहा है कि वो आठ सर्विस परसेंट ये इंडस्ट्री, डिफरेंस निकाल लो। जी सर। तो सर जो सर्विस आठ इंडस्ट्री। परसेंट का डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट को उसने 12% चार्ज किया, ओ 20%, और 8% क्लाइंट को 20% चार्ज किया, 12% HMRC को दे दिया, जो 8% दरमियान में बचा है सर। सर वो तो इनकम क्या टैक्सेबल इनकम है? सर मेरी रिसर्च के मुताबिक तो वो ही आपके, शुड डिस्क्लोज सर, क्योंकि उससे आपकी प्रॉफिट अपना ऑब्वियसली, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो वो आपके प्रॉफिट्स में ऐड होती है ना, आपकी अदर इनकम में ऐड होती है ना, एज अ फ्लैट रेट बेनिफिट, टैक्सेबल तो होती वो है। टैक्स लग जाएगा। ठीक ठीक सर। देखो, टैक्स वीएटी डिफरेंट चीज है और प्रॉफिट लॉस एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। और जब हम जी जी वैट सर। पे जाएंगे ना, तो उधर ज्यादा डिटेल में आपको फिर इसको ठीक चीजें ठीक। बता दूं। राइट इसलिए नाउ सर वो अगर मैं इज अगले। इज इट जी जी। पॉसिबल, अगर जी जी थोड़ा बोलिए पॉसिबल, सर। अगर इस वक्त जो हमने, जो चीज हमने देखा इसमें कोई कंफ्यूजन, तो आप फिलहाल उसको हाँ। पूछ लें, नहीं तो फिर आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है मुझसे। जी जी सर। एक तीसरा क्वेश्चन सर, ये इसी से रिलेटेड है, अर्निंग के। सर एक हमारे पास सिनेरियो आया था कि एक रिलेशन था, वो हॉलीडे वगैरह था सर। एक यहाँ पे सर चाइल्ड वो मेंटेनेंस देते हैं सर। अब ऐसे हुआ कि हाँ एक औरत का बच्चा है, लेकिन उसका बाप ओवरसी है, वो आ गई है सर। और वो बाप के पास इतने पैसे हैं कि वो 100,000 उसको एनुअली उसके 6-6 7-7 हज़ार पर मंथ उसके ना अकाउंट में भेज रहा था, लेकिन कोई लीगल टाइज नहीं है उनके साथ। तो उसको HMRC का लेटर आया कि हमें लगता है ये आपकी इनकम है, वो कह रही मेंटेनेंस है। लेकिन अब उस सिनेरियो में सर, मसलन क्या ये टैक्सेबल इनकम हो सकती है? कोई लीग वो ओवरसी है सर बंदा, वो है ही नहीं कंट्री में सर। मैं तो सर वो, आई गेट योर पॉइंट। जी सर, और वो सर 4 हज़ार यार 6 हज़ार 10 हज़ार पाउंड पर मंथ आ रहे हैं, और HMRC को सर आपको पता है यहाँ पे बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं आजकल, बहुत टाइट हुए हुए हैं। बिल्कुल होते तो हैं, सर बिल्कुल होते, बिल्कुल होते हैं। ये, अब सर यार इसमें क्या है, इसमें ये बड़ा। राइट नो जो मेरा जी सर। राइट नो मेरा जो इस पे दिमाग चल रहा है ना, मेरा राइट नो जो इस पे दिमाग चल रहा है वो ये है कि देखो, इनकम जो है ना वो उसके हस्बैंड, ठीक है। और एचएमआरसी को कंसर्न ये होता है कि जो बंदा इनकम जनरेट कर रहा है, क्या उसने टैक्स उसके ऊपर पे किया है या नहीं। अगर उसने उसके ऊपर जी सर। टैक्स पे किया, बेशक ओवरसीज भी पे किया, क्योंकि उसकी ओवरसीज इनकम है, तो एचएमआरसी को उससे कोई लेना देना ही नहीं। या तो उसकी फैमिली रह रही और वो फैमिली को सपोर्ट करे, तो फैमिली को तो इनकम ही नहीं हुई ना। हम्म,
क्योंकि वो लीगल, वो कह रहे हैं आप तो वो हमें टैक्सेबल वो नहीं हो। दें, लीगल बाइंडिंग बताएं, क्या ये आपका पार्टनर है, डिक्लेयर है। वो कहता है मैं अपने सोशल इशू की वजह से मैं बताना ही नहीं चाहता, मैं अरब का रहने वाला हूँ, आई डोंट फॉल इन, आई एम नॉट यूके टैक्स रेजिडेंस। तो मसलन मैं तो, उस वो HMRC का औरत ताल्लुक कह ही रही नहीं है है। ना। जी जी। तो सर वी इस इट शुडंट बी टैक्सेबल, इजंट इट सर? टोटली जी सर। कोई और टैक्सेबल सर नहीं। एक और क्वेश्चन है सर, चौथा। सर अभी इधर सारा हो रहा है क्वार्टरली, एमटीडी हो रहा है इंडिविजुअल, सर क्या वो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बाद में सर? सर जो यार 50,000 की। पर्सनल टैक्स तो आप जी किस सर। चीज की बात कर रहे सर अभी हो? आप किस चीज जो की एमटीडी की अप्रैल बात कर रहे अप्रैल 26 से ना, तो सर आपको डिक्लेरेशन हो? हाँ। देनी है इंडिविजुअल जिसकी प्रॉपर्टी इनकम और सेल्फ असेसमेंट इनकम जो है ना, ट्रेडिंग इनकम, कलेक्टिव इनकम फिफ्टी हाँ। थाउजेंड हो या अलोन 50,000 हो, तो उनको 6 हाँ। अप्रैल 26 से लेके अप्रैल मई जून तक का जो क्वार्टर है उसकी आपने डिक्लेयर करनी है, व्हाट वाज हाँ। योर इनकम, व्हाट वाज योर एक्सपेंस बाय अप्रैल मई यार जून अब वो, जुलाई। वो अब क्वार्टरली चूंकि हो टू रही है बी सर। वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि उसकी अभी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है ना, उसका अभी असर कुछ सामने हमारे सामने आया है। तो अभी तक इसलिए हम उस पर कोई राइट आंसर को कर नहीं सकते। हाँ, जिस तरह आप अगर जी कह सर। सके, वीटी में जिस तरह ट्रेडिंग हुए, मंथ हम्म। क्वार्टरली से मंथली पे शिफ्ट हो रहे हैं बिजनेसेस, मंथली वीटीज करें, उसको मुझे टोटली मैं आपको जो ठीक सर। पूछना चाहूँ बता दूं। ठीक ठीक। लेकिन चूंकि वो अभी क्योंकि सर, इम्प्लीमेंटेशन ही उसकी नहीं, उसमें है अभी 6-7 महीने है, तो इट विल टेक जी टाइम। जी सर। जब आएगा ठीक तभी सर। उसके रूल्स रेगुलेशन भी आएंगे, तभी हम उसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। ठीक ठीक है। सर, बट स्टिल सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके आगे पीछे सर जो नेटवर्क में कोई लोग हो आप उनसे डिस्कस करें, क्योंकि सर अभी से ना जो क्लाइंट, क्योंकि बेसिक हमारा यही है ना कि हम वी शुड बी एबल टू अटेंड द क्लाइंट, रिटेन द क्लाइंट एंड सर्व द क्लाइंट। तो जी उसके अंदर ये अभी से क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिसकी 50,000 इनकम आ रही है सेल्फ असेसमेंट, वो मैंडेटरी होगा। इफ यू मिस अ डेडलाइन 31 जुलाई हम्म, 26, वो रिपोर्ट नहीं करेगा इनकम और हम्म, एक्सपेंसेस, उसके ऊपर सर पेनल्टीज आना शुरू अभी शायद yes, शुरू में ना दे क्योंकि इज फर्स्ट ईयर। तो इवेंचुअली सर वो नेक्स्ट ईयर हम्म, 30 ईयर का थ्रेशोल्ड नीचे ले आएंगे, जैसे सर इन्होंने वीएटी को नहीं घेरा था सर शुरू में एमटीडी बनाने में, लिया आहिस्ता आहिस्ता ये जी, फेस वाइज सर। कर लेंगे, इसको और भी डिस्कस कर लेंगे डिटेल में तो अभी। प्लीज जी सर, एट द इट्स मोमेंट यही सर इट्स चार अर्ली, क्वेश्चन सर। बट जितना जितना HMRC की तरफ से हमें असिस्टेंस अवेलेबल है, मैं देख लूंगी HMRC राइट नाउ अभी तक क्या कह रही है इस चीज के बारे में, मैं आप लोगों को सारा बता दूंगा। ठीक 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 है। सर। ठीक ठीक सर। ओके जी। ठीक है, थैंक यू सर। जी, नो श्योर। अंसार अहमद, अंसार अहमद ख्वाजा। जी सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो है ये जो मिस हो गया था, आपकी वॉइस नहीं थी, कि डिविडेंड पे टैक्स रेट्स जो आपने बोले थे वो बता दें। और दूसरा ये था, ये जो आपने फॉरेन इनकम लिखा हुआ है, तो ये अगर ऑलरेडी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में टैक्स हुई हो तो फिर भी ये यहाँ पे भी जी टैक्स जी, होगी अगेन? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। फॉरेन इनकम तो मैं आपको ये बता दूं, हम देखते हैं DTR, डबल टैक्सेशन देखते हैं ना। अगर तो लेट्स से आप कहते हैं फॉरेन इनकम लेट्स से पाकिस्तान से आई है, तो अगर क्या यूके की पाकिस्तान से डबल टैक्सेशन ट्रीटी साइन है या नहीं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यूके की मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन ट्रीटी है। इसका मतलब क्या है? अगर ये 15,000 पाउंड जो पाकिस्तान से मुझे रिसीव हो रहे, क्या अगर इस 15,000 पे वहां पाकिस्तान में टैक्स डिडक्ट हो चुका है? अच्छा भाई, तो मैं जो जो बात करूँ ना, वो मैं यूके परस्पेक्टिव से कर, मतलब मैं यूके में बैठा हूं, तो मेरे लिए पाकिस्तान ओवरसीज है। ठीक है। ये 15,000 पाउंड जो पाकिस्तान से मुझे यूके में रिसीव हो रहे, अगर इस 15,000 रुपये में पाकिस्तान में टैक्स दे चुका हूँ, ठीक है, तो होता क्या है कि यूके में उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और पाकिस्तान में हम जितना पे कर चुके होते हैं, तो जो हायर ऑफ होता है ना, वो कंसिडर किया जाता है। अब लेट्स से यूके में अगर उसके ऊपर टैक्स ज्यादा बन रहा है, तो जितना ऑलरेडी हम टैक्स पे कर चुके हैं पाकिस्तान में, वो उससे लेस हो जाएगा। जो रिमेनिंग ओवरलैप अमाउंट होगी ना, वो हमें फिर यूके में साथ पे करनी होती है। ठीक है। हाँ, अगर ओवरसीज हमने ज्यादा टैक्स पे किया और यूके में उस पर कम बन रहा है, तो फिर बेनिफिट नहीं है उसका। ठीक है। हाँ, रिलीफ होता है, डबल टैक्सेशन जब बात करें वो रिलीफ होता है। अगर ओवरसीज उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ, 90% केसेस में आपको डबल DTR मिल जाता है, डबल टैक्सेशन। ठीक है। और अच्छा, इसमें आपने कन्वर्जन रेट को क्या यूज करेंगे, जिस डेट को वो रिसीव हुई या जिस डेट को आप ये
फाइल कर रहे, जो आपने कहा कि वो देखेंगे कि यूके टैक्सेशन पे अगर वो हायर ऑफ करने के लिए ज्यादा बन रही है तो वो डिफरेंट करेंसी में होगी तो ये कन्वर्जन। एग्जैक्टली कन्वर्जन रेट देखिए, जो इनकम टैक्स रेट होती है ना, ये आपकी चलती है कैश बेसिस पे। मतलब द मोमेंट यू रियलाइज दैट इनकम या दैट गेन, अब ये इनकम जिस दिन पे आपको पाकिस्तान से रिसीव हुई होगी यूके में, उस दिन एचएमआरसी के जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट चल रहे अच्छा, होंगे ना, आप उस उसके साथ आपको आप मिलेगी। उस हिसाब से। और सर ये जी डिविडेंड पे जो टैक्स रेट्स आपने बोले थे वो अगर जरा रिपीट हो जाए। सर, डिविडेंड के हमने ये बोला था कि बाकी सारा बेसिक रेट। मैकेनिज्म सेम है, लेकिन डिविडेंड की जो टैक्स रेट्स है वो थोड़े से डिफर करते हैं। अगर आपकी डिविडेंड इनकम है और वो बेसिक रेट बैंड में ही फॉलो करे, जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे थे, तो अगर आप बेसिक रेट बैंड में आपकी सारी इनकम प्लस डिविडेंड फॉलो हो रहे हैं तो 8.75 होगा। अगर हमारे इस करंट सिनेरियो में जिस तरह हमारे डिविडेंड्स जो थे ना, ये 5,000 के, ये फॉलो होते और हैं, लेकिन अगर हायर हाई रेट रेट बैंड में में, तो फॉल कर हायर, रहा है, ठीक है। तो वो 33.75, एंड सेम एज अगर हम एडिशनल में फॉल कर रहे हैं तो 45 के बजाय 39.35% हमारा डिविडेंड पे टैक्स रेट है। 39.75%। 39.35, ये टैक्स रेट्स आप नजर आ रहे हैं सर, मैंने लिखे हुए साइड पे, डिविडेंड टैक्स रेट्स। टैक्स रेट सर, तो मुझे नहीं ये नजर आ रहे। येलो हाईलाइटेड स्क्रीन पे। जी अब नजर आ गए। जी, ये वाले टैक्स रेट्स है, ठीक है। थैंक यू सर। क्लियरेंस आप, नो इश्यूज, जी एनी टाइम। जी, ये एचपी वाले साहब, प्लीज अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, काशिफ नेम है मेरा। अच्छा, मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, वो इग्नोर हो गया। तो मैं पूछना चाह जी रहा था सर, कि ये हम फरमाइए। लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2024 से अप्रैल से 2025 अप्रैल की, और इसकी डेडलाइन है जी 2026 जनवरी। और इस टेन्योर जी में 2025 अप्रैल के बाद जो हमारे मंथ होंगे उसमें कोई एडिशनल इनकम जिसमें डिविडेंड इंटरेस्ट या कुछ भी, वो भी हमें डेडलाइन में शो करनी पड़ेगी। ये सिर्फ 2025 तक का ही हमने, अप्रैल तक का ही सिर्फ इसमें फिल करना है, इसको मेंशन करना है। देखिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, जरा मुझे पहले ही बता ताकि मैं आपको उसके मुताबिक समझाऊं। मेरा आईकॉम है। अच्छा, आई इकोनॉमिक, कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस का आइडिया है क्या वो चीज होती है? नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। ओके, कैश बेसिस, देखिए टैक्सेस जो चलते हैं ना वो कैश बेसिस पे चलते हैं। मतलब हम्म। इस पीरियड में 6 अप्रैल 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में जो जो इनकम आपको एक्चुअली मिल चुकी है उसके ऊपर आपने सिर्फ टैक्स देना है। अब इस पीरियड के बाद जो इनकम होगी ना, जो 6 अप्रैल 2025 को होगी, आपको मिली होगी, वो आपकी होगी नेक्स्ट टैक्स ईयर के बाद। गुड। ठीक अच्छा, है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा एक साथ में, ये मुझे क्लियर हो गया साथ ही। अच्छा, जो आपने मुझे 1 लाख से ऊपर पर्सनल अलाउंस का बताया वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं समझता रहा हूँ, कोशिश करता रहा हूँ, बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करूंगा, हाँ, लेकिन वो मुझे कोई समझ मसला नहीं आया बिल्कुल। नहीं, सिंपल सी बात है, हमारे पास पर्सनल अलाउंस स्टैंडर्ड जो है वो है 12,570 पाउंड, ठीक है सर। जी। अच्छा, हम ये बात करें, हमारी जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनती है ना, तो हमारी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को मिलाकर जो राइट नाउ हमारी 61,000 बन रही है। अगर मेरी ये इनकम 1 लाख हाँ। पाउंड तक है, ठीक है, तो फिर तो मेरा पर्सनल अलाउंस सारा का सारा मुझे मिलेगा 12,570। लेकिन अगर मेरी इनकम ओके। 1 लाख पाउंड से इंक्रीज हो जाती है, तो हर 2 पाउंड के इंक्रीज पर 1 पाउंड का पर्सनल अलाउंस कम किया जाएगा। ओके। मतलब अगर आपका हर हर आपकी दो जो पाउंड पे। ठीक है। टैक्सेबल इनकम है, एक सेकंड, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम होगी 1 लाख और 2 पाउंड, ठीक है, तो आपका पर्सनल अलाउंस बारह हजार पाँच ओके। सौ सत्तर से कम होकर 12,569 हो जाएगा, 12,569 हो जाएगा। अगर आपके ये ओके। गॉट इट। टैक्सेबल इनकम जो है ना वो 1 लाख 4 पाउंड हो जाए, तो ये हो जाएगा 12,568 पाउंड। तो हर 2 पाउंड की इंक्रीज अबव जो 1 लाख है, आपका 1 1 पाउंड कम होता जाएगा। फॉर एवरी ओके, इंक्रीज इन थैंक टू यू। पाउंड इन इनकम, 1 पाउंड ऑफ पर्सनल लॉस विल बी रिड्यूस, ठीक है। गॉट इट, थैंक यू। नो इशू, नो इशू। अच्छा, जिब्रान तनवीर साहब फरमाएं।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर काफ़ी बेसिक वालेकुम जो है वैसे जो सवालों से ही क्लियर हो गया है। एक मुझे पर्सनल ना उसका था वो आपने अभी क्लियर किया है। मुझे ज़रा एक तो आप एग्जांपल दे दें। एक तो जो है इसकी जो आपने इंटरेस्ट इनकम बताई है, प्लस जो आपने ये बताया है कि जो लास्ट में आपने बताया है कि पे एडजस्टमेंट विद होल्डिंग, ज़रा इस पे ज़रा दोबारा रोशनी डाल दें कि जिस तरह आपने 2,500 देखिए जो वो डिडक्ट किया है। यार, देखो ये हम जब एम्प्लॉयमेंट इनकम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, तो ये उधर आपका कवर होगा क्योंकि ये उसका पार्ट है। ये जस्ट मैं आपको एक बेसिक बताने के लिए, जिस तरह सैलरी से आपके टैक्स डिडक्ट होता है ना, वो एडवांस टैक्स जो आपसे डिडक्ट होते हैं, ये मैं उसकी एडजस्टमेंट की, ये कल आप डिटेल में बहुत अच्छे से देख लेंगे। और इंटरेस्ट इनकम का मैंने आपको ये कहा है कि इंटरेस्ट इनकम पे आपके टैक्स रेट्स यही लगेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो आपको पहले 1,000 पाउंड के इंटरेस्ट 0% टैक्स लगेगा, और अगर आप हायर या एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो उस पर 500 पाउंड पे 0% टैक्स लगेगा आपका। जिस तरह डिविडेंड का आपने पढ़ा था, 500 पाउंड डिविडेंड पे 0% टैक्स लगता है, चाहे आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, हायर हो या एडिशनल। सर इंटरेस्ट ठीक है। इनकम की थोड़ी एग्जांपल आप बता देते। इंटरेस्ट इनकम क्या होता है यार? आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए हुए, उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। सेविंग अकाउंट होते हैं ना, अब हमारे यहाँ तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हराम है ये चीज, लेकिन गोरे तो करते हैं ना इंटरेस्ट। उनको रिसीव होते हैं, अच्छा। सेविंग अकाउंट में उन्होंने पैसे रखे होते हैं, हम्म। तो जो इंटरेस्ट उनको रिसीव होता है वो इनकम होती है, और वो टैक्सेबल इनकम, और उसके उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होता ठीक हो गया है। सर। जिस तरह आप लोन पे आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो ना, इस तरह अगर आपने बैंक को लोन दिया हो और बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये वही चीज है, आपके लिए इनकम बन गई है। ठीक हो अब गया सर। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये चीज कॉमन नहीं है, क्योंकि हम हराम समझते हैं इस चीज को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स वाई हमारे लिए थोड़ी सी ये डिफरेंट चीज हो जाती। गोरे तो भाई जल्दी सी चीज पे ही है। ठीक। तो पाकिस्तान ठीक है। में भी इसे प्रॉफिट इनकम कहते हैं, इनकम ऑन प्रॉफिट, हाँ, वो एक डिफरेंट दुबई डिबेट हो के जाएगी, उसको में। फिलहाल हम, जी, उसका हम फिलहाल होल्ड कर लेते हैं। जी, नबील मुबारक साहब, प्लीज आप फरमाए अपना क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने दो वालेकुम क्वेश्चंस करने थे। एक तो ये इसकी जैसे पाकिस्तान में डेडलाइन है 90 डेज की टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, तो यूके जी में क्या पीरियड चलता है? अप्रैल से कब तक सर। पीरियड होता है फाइलिंग का? और दूसरा सर जो ये हमारा सेल्फ टैक्स, एम्प्लॉयमेंट। पहले पहले जी। क्वेश्चन हो जाना फिर आप दूसरा पूछिए, ठीक। हमारा टैक्स ईयर है 6 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2025, जिसकी डेडलाइन है 31 जनवरी अच्छा 2026। ठीक। ये ऑलमोस्ट 10 महीने बन जाता है। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। ओके। तो जी दूसरा मैंने पूछना था, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, इसके साथ अगर सैलरी भी आ रही हो तो इसमें जो ब्रैकेट है वो सेल्फ हाँ हाँ। क्या क्या कौन सी वाली फॉल करेगा? उसमें सैलरी ब्रैकेट लग जाएगी कि वो नहीं लगेगी उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली लगेगी? सर, आई ब्रैकेट क्या? बिलीव आप क्लास को स्टार्ट में नहीं थे। हाँ, स्टार्ट में नहीं था आपने क्लास बिल्कुल। कब ज्वाइन की है? फिर आपको ये आई सवाल बनता है, थिंक। क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को कही थी, पाकिस्तान में होता है सैलरी के टैक्स रेट्स डिफरेंट है, सोल ट्रेडर के डिफरेंट है। यूके में क्या होता है, आपकी तमाम सोर्स ऑफ इनकम को कंबाइन करके उस पर कंबाइंड टैक्स लगाए जाते हैं, और यही टैक्स रेट्स लगाए जाते ओके ओके ओके, ठीक हो हैं। गया। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और सोल ट्रेडर के डिफरेंट टैक्स रेट्स नहीं, यहाँ पे सेम ही है। हम्म, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। जी क्लियर है। बस एक और चीज़ थी, ये जो आप कह रहे थे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूवल, एक्रूवल के लिए वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है यूके में कि बाय डिफॉल्ट कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको चलाना पड़ता कैश है या पे ही चलता अकाउंटिंग बुक? लेकिन अगर एक्रूवल पे है। आपने बुक्स बनाई हुई है तो फिर अकाउंटिंग की बुक्स आपने एक्रूवल उस पे पे बनाई है कर तो? लेते हो। वो जब हम सोल ट्रेडर पे जब आएंगे ना, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अच्छा एम्प्लॉयमेंट ठीक। इनकम इन चीजों से तो कोई वास्ता है नहीं। वो सोल ट्रेडर में जब आएंगे तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। जी, हैदर बुखारी। अच्छा सर, ये बताइए जो लास्ट में जो आपने फॉरेन इनकम किया था, इसमें जैसे फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में होती हैं तो वो अप टू 5 मिलियन एग्जेम्प्ट होती है ना सर? मतलब वो आपसे पूछते नहीं है, बाकी उससे ऊपर हो तो फिर आपसे वो ज़रूर पूछते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, इनकम है या किसी ने पैसे भेजे हैं।
वो टैक्सेबल नहीं होती पाकिस्तान में, तो वहाँ क्या सीन है? सेकेंडली सर, दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन आप पहले को रिप्लाई कर दें तो। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, रेमिटेंस और इनकम में फर्क होता है, ठीक है। रेमिटेंस होती है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेज रहे हो, ठीक है। अब इसलिए वो तो एग्जाम्प्ट होती है, ये में भी एग्जाम्प्ट है। अब इनकम से मुराद ये है कि आई हैव अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, इसमें हाँ पाकिस्तान में जैसे प्राइस बॉन्ड होते हैं, हाँ हाँ। और जैसे वहाँ पे लॉटरी का हो गया, वो हो गया, तो वो भी सर, वो तो पहले से वो एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, तो यहाँ पे भी ऐसा सीन है? अच्छा, मैं एक एक जनरल रूल बता देता हूँ आपको। यूके से अगर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है जिसपे आपसे एट सोर्स टैक्स डिडक्ट हुए तो उसकी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। अच्छा ये सर। एक जनरल रूल है। यानी जी जिस जी तरह सर। पाकिस्तान में सर होता है कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो डिविडेंड इनकम है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, यहाँ पे उस तरह नहीं होता। नहीं, यहाँ पे एक साथ ही होता और सर, ये लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आप HMRC का जो कह रहे हैं, तो जैसे यहाँ FBR है, वहाँ पे शायद ये हो, हम तो पाकिस्तान है में जी। बैठे हैं सर, तो जी। उसकी वेबसाइट का भी बता दीजिएगा। वो मैं पहले सेशन में सर, नहीं सारा था कुछ मैं। बताएंगे। जी। और सर, सारा उनका कुछ जो दिखाया जाएगा, लॉज आप है। 2 ढाई महीने इधर ही होंगे, 2 ढाई महीने ठीक है सर, सब कुछ इनका जो देखेंगे, लॉ ठीक है, है। अच्छा, वो भी शेयर कर दीजिएगा, जो उनका ऑर्डिनेंस है। जी ठीक हो। ओके ओके सर। जी। मैम सदफ, आप फरमाए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वाह। थैंक यू सो मच वकास, बहुत अच्छे से आपने नो इशू। एक्सप्लेन किया। इट वाज लाइक मज़ा आ रहा है क्लास में। और वी आर लर्निंग। थैंक यू। तो बस एक चीज़ जो ये थी, मैं मेरे ख्याल से बाकी सबको भी सजेस्ट करूँगी, अपने तमाम कोलीग्स को, कि साथ साथ डू मेक द कैलकुलेशन ऑन एक्सेल एंड डू नोट थिंग्स डाउन, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। उसकी वजह यह है एग्जैक्टली। कि सब कुछ याद रहता नहीं है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एवरीबडी। तो और एग्जैक्टली। अच्छा, मैं खुद ये कर रही थी कि साथ साथ वो मुझे थोड़ा सा उसमें वो टाइम भी लग रहा था, और आई वाज लाइक वो शुरू में थोड़ी सी डिलेटी होगी, फिर व्हाट आई डिड, और ऑफ कोर्स वे यू हैव एक्सप्लेन्ड इट इज़ वेरी वेल। बस एक सजेशन है, आप देखिएगा, इफ यू थिंक इट्स ज़्यादा प्लीज। बेहतर है कि नहीं। श्योर श्योर। द डाटा दैट यू स्टार्टेड क्रिएटिंग फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल से, मैंने भी ये किया था कि बिकॉज यू वर गिविंग एन अदर एग्जाम्पल इन टू द नेक्स्ट वन, आप उसी डाटा को एडिट करे थे, तो आई केप्ट कॉपिंग इट डाउन, और मैं उसको फिर आपकी नई वाली एग्जाम्पल के हिसाब से नोट भी करती जाती थी। और फिर तो आई एक्चुअली हैव कपल ऑफ 4-5 एग्जाम्पल्स जो कि आपने साथ साथ बताएं कि अगर ये होगा तो इसमें जी ये हो जाएगा। अच्छा, उससे ये होगा कि ऑफ कोर्स यू राइट कि बिल्कुल सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, वो सब हो सकता है, बट अगेन वो एग्जैक्टली। एज अकाउंटेंट्स अपने जहन में चीज़ों को सही से बिठाने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी। और हम तो मतलब वी आर अकाउंटेंट्स, हम तो करते ही यही हैं कि वो हर वक्त हम एक्सेल में ही काम ऐसे कर ही रहे होते हैं। तो आई मीन अगर हम आपको सब फिंगर ये, टिप्स पे चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई सेट के वो जब तक मुझे खुद एक्चुअली सेटिस्फेक्शन नहीं होती अनलेस मैं वो उसको नहीं लेती ना, तो एंड आई डिड दैट। तो वो आपसे एग्जैक्टली। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ़ यू थिंक कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो, तो इफ़ यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स, तो हम वो स्क्रॉल करके हम ऊपर वापस भी जा सकें। और ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी ट्रू कि आप ना प्रोवाइड करें हमें एक्सेल की शीट, हम वी शुड ऑल्सो साथ साथ हमें अपने साथ बनानी चाहिए। बट एक आपसे बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट थी, इफ़ यू थिंक दैट्स राइट, जी तो जी। या यार टोटली तो फाइन, मैं न्यू एग्जाम्पल बना दी करूँगा, मुझे कोई मसला नहीं। थैंक न्यू यू सो एग्जाम्पल मच कर एंड लेंगे ताकि हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स पड़े। नो वरीज। नो इशू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, मोहम्मद तैमूर। क्वेश्चन है कि ये जो आपने पर्सनल अलाउंस का बताया ना, जो लेस होता है, तो अगर किसी जी बंदे की टोटल इनकम ही जो है वो इतनी हो 12,570 रुपये, तो फिर क्या उसका ओके। हो सकता है? टैक्स होगा या नहीं होगा उसका? जीरो जीरो हो जाएगी ना। देखिए,
आपने करना ये है, आपकी सारी इनकम्स को आप ऐड करोगे, उसमें से 12,570 लेस करोगे, जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी उसके सर ऊपर आवाज टैक्स आ करना रही है? है। जी जी, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? तो साहब, कैन यू हियर मी? जी सर, आवाज आ रही है आपको? हमें आ रही है, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? अब आने लगी है सर। मेरा क्वेश्चन ये था, वो आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया आपको, हो गया? क्वेश्चन सुन लिया। जी ओके, अच्छा, आपका आंसर ये है कि अगर आपकी इनकम 12,570 से कम है तो जारी बात है वो सारी सारी पर्सनल अलाउंस में ही कवर हो जाएगी, तो आपको कोई इनकम टैक्सेबल इनकम रह ही नहीं, तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं अप्लाई होगा। आपने अपनी सारी इनकम्स को ऐड करना है, उसमें से पर्सनल अलाउंस लेस करना है, जितनी इनकम रह जाएगी उसके ऊपर टैक्स जी अप्लाई कर देना है। अगर आपकी इनकम ही नहीं बचेगी तो टैक्स कहाँ से आएगा? ठीक है। सही है, सही, ठीक, थैंक यू। ओ, 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 जी, ये वीवो वाले साहब या साहिबा जो भी है, कल यार अपना नाम लिख लिया करे ताकि पता लगे कौन बात कर रहा जी मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ सर। क्या है। जी बिलाल साहब, फरमाइए सर। सर वैसे तो सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी हो चुके हैं, बस उसमें एक ऐड करना है कि जिस तरह आप फॉरेन इनकम कह जी रहे हैं, अगर प्लीज। किसी दूसरी कंट्री में, किसी भी कंट्री में किसी कंपनी के अंदर शेयर होते हैं, वहां से डिविडेंड आते हैं या फिर प्रॉफिट आता है, वहां पे अगर वो टैक्स जी। से ऑलरेडी एट सोर्स हो चुका है, तो यूके में मतलब यहाँ पे भी वो टैक्स दोबारा उस पे अप्लाई होगा या एग्जम्प्ट हो जाएगा? देखिए, मैंने वो जिस तरह पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया ना कि हमने देखना होगा कि उस कंपनी के साथ पहले हमारी डबल टैक्सेशन ट्रीटी है या नहीं, जो कि मोस्टली केसेस में हम्म, होती है डिफरेंट कंट्रीज बिल्कुल। के साथ। तो अगर फिर यूके में उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और फॉरेन में जितना टैक्स दिया होता है वो उससे लेस होता है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट ठीक होती है। है वो पे किया जाता है, जो कि बहुत नॉमिनल सी बनती है नॉर्मली। बैंक जिस कंट्री से वहां पे ज्यादा टैक्स दिया होता है तो फिर वो ले लो। मीन टू से कि टोटल को क्लब करके उसमें से जो भी एड सोर्स हो चुका है, चाहे वो अपनी कंट्री में चाहे दूसरी कंट्री से, टोटल उसमें से लेस हो जाएगा और बाकी पे अप्लाई हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट पे। सॉरी, आपका दूसरा अच्छा, क्वेश्चन है ये क्लियर है? ये दूसरा मतलब नहीं, ये आवाज आपकी बंद हो गई थी, मुझे आई नहीं उसकी, मुझे रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा था कि आपके जो जिस कंट्री से डिविडेंड्स आ रहे होंगे वहां पे जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ होता है नॉर्मली मेजॉरिटी केसेस में वो सारा एडजस्ट होता है इस यूके में जितना भी उसके ऊपर टैक्स बनता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ठीक है। 1,000 पाउंड उसके ऊपर टैक्स बन रहा है और फॉरेन कंट्री में आपने 900 ऑलरेडी पे कर चुके हैं वहां का टैक्स, तो यहाँ पे जो ठीक एडिशनल है, 100 बन रहा है ना वही आपको पे करना पड़ता है। तो वहां पे अगर करेंसी डिफरेंस से आएगा या जितना होगा वो लेस हो जाएगा? नहीं, करेंसी डिफरेंस नहीं। देखिए, अब वहाँ पे टैक्स रेट्स डिफरेंट होंगे, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल। आपने उस पे जितना टैक्स दिया होता है ना, और HMRC यहाँ पे अपने यूके के मुताबिक उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करती है, जितनी टैक्स अमाउंट बनती है उससे उस कंट्री का ऑलरेडी पेड टैक्स जो है ना वो लेस किया जाता है। ऑब्वियसली करेंसी थोड़ा बहुत डिफरेंस कुछ पाउंड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट नॉट अ बिग बिग चंक ना। तो जितना डिफरेंस आपका आता है टैक्स में वो आपको पर यूके में पे करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा। ठीक हो गया, बाकी तो काफी क्वेश्चन चलिए, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, थैंक यू। जी हकनवाज साहब, फरमाए। जी जरूर। जी हकनवाज साहब, फरमाए क्वेश्चन। जी ओके, हकनवाज साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? सर कोई भी नहीं बोल रहा, मैं काशिफ एचपी, मैं बात करूं फिर? जी फरमाएं, आप बताएं क्वेश्चन। अच्छा सर, मेरा वो था कि आपने कहा कि 2 पाउंड में से 1 पाउंड रिड्यूस होगा जब 1 लाख से ऊपर पर्सनल अलाउंस के लिए ऐसे होगा, ठीक है।
जब हम लोग जी 25 140 पे जाते हैं तो मतलब हमारा जो पर्सनल अलाउंस है 12,570 ही बचता है, वो सारा रिड्यूस हो जाएगा। वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो और जाएगा। 3,000 पे जाते हैं तो 12,570 से भी ऊपर, मतलब 2,430 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वो बिल्कुल खत्म है उसका कोई नहीं कैलकुलेशन। नहीं, बस देखो ये आपके लिए एक एडिशनल रिलीफ है ना कि इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं, जब ये जीरो हो गया पर तो सीधी से टैक्स लगेगा सब पर। गॉट इट। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैडम है खातून फरमा रही थी कि एक्सेल शीट जो है वो तो आपका वे ऑफ टीचिंग है, आपने जैसे भी करना है। कुछ एक्सपीरियंस्ड है उनका एक्सेल पे काफ़ी है, अच्छे से हाथ सेट है, हमारा बिल्कुल भी नहीं है। जी तो सबको एक लेवल पे, कोई वीक स्टूडेंट भी है मेरे जैसे आपके, तो उसी हिसाब से आप ज़रा हमें लेके चलिएगा। नहीं, ऑब्वियसली मैं कोई यहाँ पे कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग थोड़ी कर रहा हूँ चीजों की, मुश्किल जी जी, मुश्किल फार्मूले, सिंपल उन्होंने प्लस भी और एक माइनस अपनी राय फार्मूले दी, ही तो मैंने लगाने कहा हैं। चलें आप भी, मैं भी थोड़ा शेयर नहीं करता हूँ नहीं, कि मैं बहुत टोटली वीक गुड। हूँ इस चीज़ में, मैं तो मुझे भी साथ लेके चलिएगा। कोई मसला नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से शेयर करूंगा सिर्फ 1 महीने तक, उसके बाद नहीं करूंगा, ठीक है? जी इतना तो मैं बनता है ना। बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू सो ठीक, मच। नो इशू नो इशू। जी मोहम्मद साहब प्लीज आप पूछिए अपना क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। जब हम टैक्स फाइल हाँ करते हैं, लाइक हमारी जो टैक्सेबल इनकम है, तो उसको लाइक अराउंड 13 या 14,000 जो हमारा टैक्स बन रहा है, तो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं या हाँ ऑलरेडी हम हाँ। लाइक द रोड टैक्स दे रहे होते हैं, इंश्योरेंस टैक्स दे रहे होते हैं, वो भी उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं या वो अलग से कोई उनका होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे? नहीं नहीं, वो HMRC के तभी आपने जो कमाया है उसके ऊपर हमें टैक्स दो, बाकी आपने जो करना है वो आपका अपना हेडेक है, हमारा मसला नहीं। ठीक ओके सर, थैंक यू। है जी। जी हैदर बुखारी साहब आप फरमाएं। यार सर एक वो था कि अगर आप टेंटेटिव डेट्स दे दें, टाइम टेबल जैसे होता है कि क्लास किस किस दिन होगी, तो सर हम फिर थोड़ा उसके लिए अपना शेड्यूल थोड़ा कर लेंगे सर, इस तरह वो मैसेज आ यार जाता है तो कभी मैसेज नेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारी मंडे और ट्यूसडे को ही हम क्लास रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे प्रीवियस बैच है ना वो वाइंड अप हो गए। मैं मंडे और ट्यूसडे को ही क्लास रखूंगा और हमारे सेम पाकिस्तानी 9 बजे ही हमारी क्लास होगी और 10:30 तक होगी, 1.5 आवर की क्लास होगी हमारी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इब्राहिम वालेकुम खान सर सलाम बात कर फरमाएं। रहा हूँ। जी सर सर एक फरमाइए छोटा सर। सा क्वेश्चन था, इसमें HRMC की कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई टेम्पलेट या इस तरह का सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है कि नहीं? मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, कल की क्लास से मैं आप लोग को स्टार्ट करवाऊंगा। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर है बट मैं जो मुझे इजी लगते हैं ना, जो आप इजी टू अंडरस्टैंड है आप लोग के लिए, तो मैं आपको करवाऊंगा, डेमो लेके दूंगा आपको। आप लोग भी प्रैक्टिस करते हैं ना, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है लेकिन जो सबसे इजी है वो मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर एक जैसे ही काम करते हैं, मकसद आपका काम से होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस बहुत है बट मैं आप लोग को करवाऊंगा जरूर। ठीक है। अच्छा, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम जी सर। राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर। राना साहब फरमाइए सर। वालेकुम सलाम। सर एक और सर, ये आप एक हम अक्रॉस आए होंगे सर, एक ऐसा सिनेरियो आजकल ना कि ओवरसीज में बच्चे पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं, वो अपने किसी मामू चाचू जो कि यूके वगैरह में होते हैं उनके नाम पे ना कंपनी खोल लेते हैं, तो वो वहीं से सारी यस। सर्विसेज रन कर रहे होते हैं, मामू चाचू को कुछ पता नहीं होता। सर अब एक सिनेरियो फॉर ओके। एग्जांपल, उसमें मामू चाचू सिर्फ अपना कमीशन रख रहे होते हैं, अगर उन्होंने सेल्स कर दी 1 लाख की, तो वो जो मिडल हम्म मैन है जो यूके का बंदा है, उसने कहा कि मैंने कमीशन डिसाइड करना है, वैसे 20,000 सर उसका कमीशन है, सेल्स 1 लाख की होगी है हम्म सर, 1 लाख से नीचे रखते हम्म 70,000 की, ताकि वो वीएटी भी एलिमिनेट हम्म कर। तो सर उसकी जो मामू है उसकी अर्निंग 20,000 है, और बाकी सर बच्चों की हम्म अर्निंग वो है अपना 50,000। तो सर उस सिनेरियो में HMRC तो मामू के को पकड़ेगा ना, वो उसके बैंक में पैसे आ रहे हैं तो उनको असेसमेंट लेटर्स आ रहे हैं, तो सर उनकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग मतलब टैक्स ट्रीटमेंट उनकी क्या है रियल? हालांकि मामू रेमिटेंस वापस भेज भी रहे हैं, देखिए सर। लेकिन वो 50,000 देखिए अनटैक्स सर। यूके की इकोनॉमी से, जी सर, वो ट्रांसफर हो रहा है पाकिस्तान सुन का। सर ऐसे सिनेरियो आते सर होंगे आपके बहुत पास सिंपल कम। चीज। सर सिंपल सी हेलो। चीज है, HMRC ना चाचू को जानता है ना मामू मामू को जानता है, ना जी जी। HMRC जो है ना कमीशन को जानता है। अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंपनी जिस
नाम से रजिस्टर्ड है उस नाम पे जितनी भी इनकम आई होगी उसके ऊपर उसने कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना है और उसी कंपनी ने ही उसके ऊपर वैट पे करना है। ठीक हो गया सर? हाँ, ठीक ठीक सर। जो अब अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं ना उसका आपके पर्सनल टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसे कंपनी के हैं और कंपनी से पैसे जो है ना सिर्फ दो बंदे विड्रॉ कर सकते हैं। एक शेयर होल्डर डिविडेंड की सूरत में, तो जो डायरेक्टली बंदा जी डिविडेंड सर। लेगा वो अपने पर्सनल टैक्स रिटर्न में डिविडेंड शो करेगा। और एक डायरेक्टर होता है जो कि सैलरी विड्रॉ कर सकता है। तो जो बंदा सैलरी उससे ले रहा है वो पेरोल, प्रॉपर पेरोल के थ्रू जो सैलरी लेगा वो उस पे सैलरी पे एम्प्लॉयमेंट टैक्स देगा बस। बाकी जो ठीक हेरा सर। फेरी है वो उसका ना HMRC को कोई पता है। हाँ, पकड़ा जाएगा वो बंदा जिसका बैंक अकाउंट है जिसके नाम पर। बैंक का सर, अब इसी को थोड़ा सा स्विच करते हैं सर। अब वो यूके एक स्टेट एजेंसी है जो रेंटल बिजनेस, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं पाकिस्तान में, तो उनका काम ये है कि रेंट रिसीव भी करना कस्टमर अपना जो टेनेंट्स है और ऑनर को देना। तो वो सर ऑनर अपने बैंक में नहीं ले रहा, वो एजेंसी को, जो वो क्या कहते हैं टेनेंट है, वो एजेंसी को रेंट दे रहा है। 10 लेस से एनुअल इनकम 30,000 की रेंटल इनकम आई एजेंसी नो, को जा रही है। वो अपना एजेंसी 89% कमीशन रखते हैं बीच में। हाँ जी। तो वो सर उस 89% सूरत अपना में एज कमीशन ए रखते हैं। तो जो जी सर एजेंसी जो होती है ना, फिर ट्रांसफर मैं करती आपको है। बताता हूँ ना, मेरे क्वेश्चन समझ आ गया मुझे आपकी। हम्म। एजेंसी जो है ना उसको जो वो टेनेंट से पैसे ले रहा है वो अपने कंट्रोल अकाउंट में डालता है और जो वो रेंट पे कर वो भी कंट्रोल अकाउंट में डालता है। ठीक है, रिमेनिंग बचता है ठीक उसका कमीशन। वो कमीशन इसकी सेल्स होती है, फिर उन सेल्स से उसके बाकी ठीक बिजनेस एक्सपेंसेस लेस होकर प्रॉफिट बनता है। ठीक। बिकॉज तो उस अगर बिजनेस ऐसी की नेचर ही ऐसी है। ठीक हो गया सर। तो सर उसमें असेसमेंट वगैरह आ जाए तो उसमें मेरा ख्याल से जस्ट रिटर्न वो आपको क्लैरिफिकेशन वो भेजनी पड़ती है। कंपनीज होती है ना, वो जी स्टेट जी सर। एजेंसी कंपनी होगी ना, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तो नहीं है ना। वो कंपनी की सेल्स है, कंपनी के हम्म। प्रॉफिट और कंपनी का कॉर्पोरेशन टैक्स होगा उस पर। ठीक है, राइट नाउ हम पर्सनल टैक्स पे रहेंगे और हो सके तो पर्सनल टैक्स के सवाल लाइएगा और जो हाँ आप कर रहे हैं उस पर ठीक आइएगा। ठीक सर। ठीक है सर वो और सर लास्ट क्वेश्चन ये है सर, क्या आप आयरिश एलिमेंट पढ़ाएंगे सिखाएंगे सर? यार, अब एक क्लास क्या? में क्लास ऑलरेडी 20 मिनट ऊपर हो गई, क्या चाहते हो? एक आध नहीं शादी नहीं आपने सर, मैं और ना पूछ रहा करवा हूँ दी सही इसी अभी क्लास नहीं में? सर, अभी पहली मतलब बात, फ्यूचर में क्या हम आयरिश एलिमेंट सीख करवाऊंगा रहे होंगे सर? करवाऊंगा करवाऊंगा, सब बिल्कुल करवाऊंगा सर। ठीक थोड़ा ठीक सा सर। हौसला करें, थोड़ा सा नो ठंडा खाएं, सारा प्रॉब्लम। एक साथ ना खाएं। ठीक ठीक सर। जी वैसा। अवैध साहब फरमाए। जी अंसार अहमद साहब, प्लीज आपका अगर क्वेश्चन है सर तो। ये जो है आपने ये एक ने क्वेश्चन भी किया था, ये जो लॉटरी की इनकम है या किसी को गिफ्ट हो तो वो इंडिविजुअल जो रिसीव कर रहा है वो किस हेड में हम उसको देखना चाहिए? कि जैसे जो आपने ऊपर चार्ट बनाया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेंटल इनकम, फॉरेन इनकम, पार्टनरशिप, तो ये भी कोई एनी अदर इनकम या इस टाइप का कोई हेड है? अंसार भाई, एक्चुअली थोड़ी सी लिमिटेशन मेरी ये है ना कि चूंकि हमारी पहले दो क्लासेस टाइम होती है तो मैं आप लोग से कोई डेटा शेयर नहीं कर सकता ग्रुप में। ठीक है, वंस नेक्स्ट वीक इसका आ जाएगा, नेक्स्ट वीक मैं आप लोग से अपने जो नोट्स वगैरह वो भी शेयर करूंगा। उसमें एग्जाम इनकम सारा कुछ आपको बस डिटेल में अवेलेबल होगी, तो फिर उसमें कुछ समझना है। बाय द जहाँ तक आपको क्वेश्चन लॉटरीज एग्जाम होती है, बैटिंग इनकम ये एग्जाम होती है, इस पे कोई टैक्स नहीं अच्छा, ये इनकम में ट्रीट ही नहीं हो रही? है। नहीं, वो एग्जाम है। बैटिंग हो गई या लॉटरीज हो गई या नेशनल अवार्ड्स हो गए या ब्रेवरी अवार्ड्स टाइप हो गई चीजें हो गई हैं, प्राइज बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, ये एग्जाम होता है। ठीक है, और गिफ्ट चलो। करने का भी कॉन्सेप्ट है, फ्रेंड ने किसी को गिफ्ट की मनी, वो भी? देखिए, अगर वो कैपिटल नेचर का कोई एसेट है तो वो मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाती है और उस पर CGT की इम्प्लीकेशन आती है सर, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है सर, हाँ, तो वो ठीक जब CGT पे जब हम जाएगा ना तो उधर आपको तसल्ली से बताएंगे एक चीज। ठीक है सर, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक्स फॉर द क्लास। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।